कि अभी हाँ सर, शेयर कर दीजिए, शेयर ज्वाइन करने के लिए बोल दीजिए। जी जी सर, जी अभी बोलता हूँ। अभी समझ रहा हूँ ऑनलाइन पे लोग पक गए हैं, इतना ऑनलाइन वेबिनार करके करके। सर दूसरा पॉजिटिव पक्ष और है, पक नहीं गए, उनको एक अच्छा भी लग रहा है कि इतना पॉसिबल नहीं था, इतना ज्यादा भाग दौड़ का लाइफ है ना, तो लोग अच्छा समझ रहे हैं इसको कि राइट ऑनलाइन राइट। प्लेटफॉर्म से हम बहुत ही अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं कि कम समय में अपने को टाइम नहीं निकालना पड़ता ज्यादा, इसलिए साथ में अच्छा है। सर दूसरा ये है, आपका काफी सारे अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो गया है। एंड हमारा देखिए आज ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के दौलत से ही हम इतने इंटरनेशनल लोगों से हम मिलने की मौका मिल गया है, उनके बात सुनने का मौका मिल गया है हमें। बिल्कुल सर। तो कुछ लोग ये कुछ लोग क्या थोड़ा ज्यादा रखते हैं रुचि, मेरे साथ जयपुर से ही प्रोफेसर सुरेशन जाट हो रहे हैं, पीजी कॉलेज है जयपुर में, हाँ सुरेश से उनको ज्वाइन बड़ा अच्छा लगता है घूमना और जाके नजदीक से ज्योग्राफी को समझना, पूरा नेचर को इंटरेक्ट करना, तो वहां तो थोड़ा कोविड प्रॉब्लम करता है, हमारा बाकी एक चीज। प्लान किए हैं हमने। एक जैसे मैं गया था दिल्ली, उस टाइम पे हमारे मिनिस्ट्री से भी बात हुआ। जैसे कि आप जानते हैं हमारा रीजनल कैपेसिटी बिल्डिंग सेंटर है रिवर एंड अर्बन के। तो हमारा बात हो रहा था डायरेक्टर सर से कि हम एग्जीबिशन एक प्लान कर रहे हैं, सॉरी एग्जीबिशन बोल रहा हूँ, एक फील्ड स्टडी हम प्लान कर रहे हैं रिवर के। ओके। ओके। तो उसके हम 3 दिन के एक रिवर स्टडी एंड फील्ड स्टडी बच्चों को लेकर करेंगे। एंड उनमें हम कुछ प्रोफेसर्स को भी इनवाइट करेंगे बाहर के स्टेट से, वो भी आएगा तो हमारे यहाँ के बच्चे को सिखाएगा। तो एक यूनिवर्सिटी है यहाँ के, बांकुड़ा यूनिवर्सिटी, बांकुड़ा जिला में है। तो उसके स्टूडेंट भी रहेगा, हमारे स्टूडेंट भी रहेगा, और जो जो स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इवन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो डीएम वगैरह है वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये नेक्स्ट इस साल के एंड पे विंटर टाइम पे हम प्लान कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी बताऊंगा एंड उस टाइम पे जियोग्राफर्स को लेकर एक विजिट भी हो जाएगा। एंड काफी सारे कुछ प्लान चल रहा है आहिस्ता आहिस्ता मैं आप सबको भी जोड़ूंगा इसमें। थैंक यू सर, जरूर जुड़ेंगे साथ में। श्योर श्योर। ये वेरी गुड इनिशिएटिव। हाँ सर, क्योंकि बच्चों को हम चाहते हैं कि आने वाले जो पीढ़ी है उनको भी थोड़ा ये जो फील्ड स्टडी है ना ये बहुत जरूरी होता है। आप जब जानते हैं जैसे कि रिवर बेस्ड एरिया के ऊपर लाइवलीहुड सेक्टर कैसे अफेक्टेड हो रहा है, या रिवर चेंज जो हो रहा है उसे कैसे, या क्या डायनेमिसिटी चेंज हो रहा है, उसके रिगार्डिंग ही हम एक प्लान कर रहे हैं। एंड मिनिस्ट्री को मैंने बताया, दे आर ऑलरेडी बता दिया, आप प्रपोजल तो भेज दिए हैं, उसको थोड़ा ड्राफ्ट फॉर्मेट में करके भेज दीजिए। एंड कुछ प्रोफेसर्स को भी हम बुलाएंगे डिफरेंट स्टेट से, ताकि उनका जो रीजनल नॉलेज है उन रीजनल नॉलेज को भी यहाँ के साथ थोड़ा जोड़ने की कोशिश करें, एंड वो भी तरह हमारे साथ जोड़े। तो दैट्स वाई। तो आई थिंक कुछ लोग जोड़ रहे हैं, मैं तो फिर हम 5 मिनट के बाद हम शुरू कर सकते हैं। कुछ लोग अभी जोड़ रहे हैं या अभी शुरू कर और सकते सर हैं। इसी सीरीज में सर आप राजस्थान भी आइए, जो डेड रिवर और अबाउट टू डाई हैं हमारे यहाँ की रिवर्स, उनका भी विजिट कीजिए, क्योंकि परनियल रिवर तो खूब है बंगाल में, पर हम्म। राजस्थान में सूखी नदियां हैं, उनको भी देख के थोड़ा आप देखिए कि इनकी क्या हिस्ट्री रही है और किस कारण ये इतनी जल्दी ही मृत प्राय हो गई, और अभी वो बिल्कुल क्राइसिस में है। सर कई एक ऐसी रिवर हैं, एक डिकेड हो गया पानी का बिल्कुल बहाव नहीं है, हम्म। एक डिकेड तक एक रिवर में पानी नहीं आना, इवन इन मॉनसून सीजन में भी, तो सर ऐसी रिवर भी। इसका भी हम जी। एक काम कर सकते हैं, सपोज कोलाबोरेशन में अगर हम ऐसे कोई फील्ड स्टडी या ऐसे कुछ रखे जिसमें ये जो रिवर्स आपका डाइंग रिवर्स है, मतलब बारिश होता है तभी वो पानी में आते हैं, तो इन रिवर को कैसे रेजुविनेट किया जा सकता है, इन रिवर के साइड में जो लोकल पीपल है उनको कैसे हम रेजुविनेट कर सकते हैं उनके लाइवलीहुड सपोर्ट में। ये प्रॉपर तरीके से प्लान वही हम कर रहे हैं अभी। एंड साथ में आपको जान के खुशी होगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ हमारे जो जो जियोग्राफर्स इसके ऊपर काम किए हैं, रिवर लाइन इसके ऊपर या लैंडस्केप के स्टडी के ऊपर, तो इनको एक अलग से सब्जेक्ट के लिए हम सब्जेक्ट मतलब अलग से मॉड्यूल के लिए हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें आप लोगों का भी थोड़ा योगदान रहेगा। एंड हम चाहते हैं जो बच्चों को फील्ड में जब तक ना उतरे तब तक जियोग्राफी उनको समझ में नहीं आता, तो इस हिसाब से हम रीजनल जियोग्राफर्स जो होगा
तो उन सभी के स्टेट से हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो लेक्चर सीरीज आप देख रहे हैं, ये तो सिर्फ एक लेक्चर सीरीज नहीं, इनके थ्रू से डेटा डॉक्यूमेंटेशन भी अभी हम कर रहे हैं, एंड उस हिसाब से आगे चल के कैसे किसको जोड़ना है ये सब प्लानिंग वगैरह है। सो दैट्स व्हाई मैंने ये बताया आपको। अभी जो डॉक्टर सुरेश जी हैं वो एक रिवर है उसके किनारे ही रहते हैं। उनकी कॉलेज के पास इनका जो घर है वो रिवर के किनारे है। जो इतनी जबरदस्त परनियल रिवर थी 80s के अंदर, आज वो बिल्कुल ड्राई हो गई है और 2-3 किलोमीटर का उसका जो रिवर बेड है बिल्कुल ड्राई है। और वो पिछले 30-35 साल में उसका क्या हाल रहा है। तो ऐसे लोग जो रोज या पूरा जीवन उसके पास निकला है वो लोग उसकी पूरी अच्छे से बता सकते हैं। 2 मिनट अगर सुरेश जी आप बता पाए अनम्यूट करके, हमारे यहाँ जो कैसे उस रिवर की रही है स्थिति, मेंढा रिवर जिसके किनारे आप रह रहे हैं जयपुर जिले में, जिसमें सांबर एक बहुत बड़ी झील है सर, सैलाइन वाटर वाली, वो पानी उसी में जाता था सांबर लेक के अंदर। ओके और वह बिल्कुल डेड हो गई है वो रिवर। ओके। ये हेलो। जयपुर। हाँ सुरेश जी। हाँ हेलो। सुरेश जी। सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सर। आपको भी नमस्कार। जाट साहब ने मेरे को जोड़ा, याद किया, इसके लिए धन्यवाद। सही कह रहे हैं डॉक्टर बीसी जाट सर कि राजस्थान की थोड़ी सी स्थितियां कुछ अलग है, मानसूनी जलवायु है। और मानसूनी जलवायु में भी अपन देखें तो 4 महीने नहीं बल्कि मुश्किल से, जैसे कुछ जगह तो 2 महीने 1 महीने बारिश होती है। अब क्या है कि कुछ अर्बन एरियाज हो गया, कुछ कृषि भूमि हो गई, कुछ चेक डैम्स हो गए, इस वजह से शायद ये रिवर्स, या फिर एक चीज और आ रही है कि शायद बारिश भी कुछ कम हो गई, या फिर ग्राउंड वाटर हमने बहुत ज्यादा निकाल लिया। तो जो पहले थोड़ी सी बारिश होती थी वही थोड़ा बहने लग जाता था, अब वो काफी कुछ मेरे ख्याल से शायद ऑब्जर्व हो जाता है और वो नीचे तक पूछने तक ही वो बारिश टूट जाती है तब तक, और वो पानी बहाव का रूप नहीं ले पाता। तो वो हमारे जो अभी ये मेंढा रिवर की बात कर रहे हैं, जो सांबर, जो भारत की सबसे बड़ी एक तरह से खारे पानी की झील है, उसका प्रमुख एक तरह से कैचमेंट एरिया था, बहाव क्षेत्र वही नदी थी मुख्य रूप से मेंढा रिवर। लेकिन अब वो 95-6 के बाद में कभी भी नहीं बही। पिछली साल कुछ कोस थी भाई, शायद बारिश आ सकती है, लेकिन इतनी बारिश नहीं हुई कि वो नदी जो है वो बह सके। अब आगे उम्मीद करते हैं, हर साल ये उम्मीद करते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी पहले पानी बहुत ज्यादा था ग्राउंड वाटर। और अभी मैं कल परसों ही पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ पर हिंदुस्तान में आज भी 60% जो सिंचाई व्यवस्था है वो भूमिगत जल से है। तो ये आंकड़ा भी अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला है। जो ग्राउंड वाटर हमें केवल और केवल पेयजल के रूप में ही लेना चाहिए, वो यदि हम कृषि के रूप में उसको काम में लेंगे तो फिर वहां पर स्थितियां थोड़ी सी दुविधाजनक हो जाएगी। क्योंकि वो ग्राउंड वाटर जो है ये कह सकते हैं कि वो एक तरह से अमृत है, जो लाखों वर्षों से रिचार्ज होके और हमारे लिए शायद आने वाले पीढ़ियों के लिए काम आए। लेकिन हमने उसका जो ऑटोमेटिक, जो स्वचालित मशीनरी आई है, चाहे उसमें सबमर्सिबल हो, ट्यूबवेल से करके, और उनको हमने बाहर निकाल लिया। सर एक बात मैं आपको सूचित करूंगा, हमारा इंस्टीट्यूशन की तरफ से विश्वराज जी जानते थे, हमारा लास्ट ईयर में हमने एक इनिशिएटिव लिया, दैट इज द इंटरनेशनल रिवर कांग्रेस। एंड उस इंटरनेशनल रिवर कांग्रेस पहली बार हमारे इंडिया में नहीं वर्ल्ड में पहली बार हुआ, और उनमें काफी सारे कंट्री भी पार्टिसिपेट की, इवन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी, 37 गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें हमने एक कैंपेन रखा था, सेव रिवर अवार्ड कैंपेन करके। तो वो सेव रिवर कैंपेन के थ्रू से 6 इंस्टीट्यूशन को बेस्ट रिवर कैंपेन अवार्ड भी मिला था। एंड हम चाहते हैं ये रिवर अवेयरनेस वाला जो विजन है उनको हम थोड़ा इंटरनेशनल, हमारे नेशनल लेवल पे जितने स्टेट्स है, जितने रिवर्स है, एंड साथ में उनके साथ हम एकेडमिक इंस्टीट्यूशन को जोड़ के हमने किया। एंड एक एक इंस्टीट्यूशन 3 से 4 किलोमीटर तक रिवर सफाई की उनके एनसीसी कैंप के साथ या इनके स्टूडेंट के साथ। एंड वो उसका पूरा फोटो वीडियो उसने शेयर किया था, एंड उनमें से 6 इंस्टीट्यूशन को हमने सिलेक्ट किए थे। तो अगर क्यों ना हमारा ये जो इंटरनेशनल रिवर कांग्रेस वाला प्रोग्राम हम नेक्स्ट ईयर इस साल में भी करने जा रहे हैं, तो क्यों ना मैं चाहूंगा आप लोग भी उसमें भाग ले, एंड वो
अवार्ड सेरेमनी में भी आप पार्ट ले सके, तो क्या होगा ना, बच्चों को भी एक हिम्मत आ जाएगा कि उनको भी तरफ से एक रिवर वाला क्यों होना चाहिए, रिवर को लेकर क्यों सोचना चाहिए। ये अभी एक एक जगह का क्लाइमेट सिचुएशन एक एक तरह है, तो उस हिसाब से हमें सोचना भी पड़ेगा। तो जयपुर का जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है, बंगाल का वो दूसरा टाइप का है, बट फिर भी हमारा जो ग्राउंड वाटर के बारे में आप बताए, रिवर के बारे में, वाटर के बारे में बताए, तो मैक्सिमम सोर्स ऑफ वाटर अगर रिवर है तो उनको भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो इस प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग हम इंस्टीट्यूशन लेवल पे क्या कर सकते हैं, इसका अगर एक अलग से एक दिन बैठ के हम लोग एक प्लान, विजन प्लान बना के काम कर सकते हैं। एंड साथ में हम कंसर्न मिनिस्ट्री को भी जोड़ सकते हैं, डिफरेंट स्टेट्स के, इवन सेंट्रल के साथ भी मैं कनेक्ट करवा सकता हूँ आप लोगों को। तो ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म रहेगा जिसके थ्रू से हम एक इनिशिएटिव अप्रोच ले सकते हैं। सो फिलहाल हम इसको थोड़ा दूसरे प्लेटफॉर्म पे चर्चा करेंगे इनिशियली। अभी मुझे लगता है हमारा लेक्चर सीरीज स्टार्ट करना चाहिए, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज्योति से, ज्योति प्लीज यू मे स्टार्ट टुडेस सेशन। Yes, sir. So, good morning, everyone. This is Jyoti Pasi, the coordinator of this webinar. It's my pleasure to extend a cheerful welcome to you all in our third lecture of a monthly series on the topic of changing definition of geography from traditional to modern approach, organized by Syed. Today, we have Dr. B.C. Jat, Assistant Professor, Government College, Radaswar, Jaipur, affiliated to the University of Rajasthan. Secondly, we have Dr. Vishwaraj Soma, Associate Professor in Geography, SBSC College, University of Delhi. And lastly, we have Dr. Khairat Sir, the Assistant Professor of School of Basic Sciences, Central University of Haryana. I welcome all our guest speakers respectfully for our today's lecture. So proceeding further, I would like to invite Biswajit Roy Chaudhary Sir, the Chairman of Syed, for the inaugural speech. Over to you, sir. Okay, thank you, Jyoti. Thank you, Sayoshi, and thanks to all the honorable dignitaries, Dr. B.C. Jat sir, Professor Vishwaraj Sharma sir, and also Dr. Khairat sir from Haryana Central University of Haryana, for joining with us in this third lecture series of changing definition of geography from traditional to the modern phase. So, as you know that this is the third phase, and as I just now before starting this session, I have just told that this is not only to focus only the virtual, the definition, the changing phases, geography, but it's more, we are planning to relate it to the ground and what you have experienced whenever you have worked in your particular regional belts. And that's why you may see that the lecture series which we have gone through since the last January. So there are the people who has joined from the different states, and as that they can showcase their vision, as that they can showcase their idea, their changes of geographical parameters into their eyes, that whatever they have faced into the regional sectors. So that will be a culminative effort where we are planning to develop a model, where we are planning to record these versions, and also would like to share these versions throughout the world through our YouTube channel, as that people can be able to know the regional signs, the regional languages, and how the regional distinguishing factors are affected in case of this subject matter, and how the regional geographies has changed. So you may say that this kind of lecture series is just not only a lecture series, but also a visionary approach for the changing definition of the regional geography. So in that perspective, our students has also joined several, those who are right now in the emerging fields in geography subject. So they are also looking forward. They mostly confined their subject theme into the bookish language, but through this lecture series, we expect that they can understand what is happening in Rajasthan, what is happening in Delhi, what is happening in Haryana or Arunachal Pradesh. So there are several verticals are focusing through these lectures, and we expect today's lecture will also give some extra inputs to their learning efficiency, and definitely it will help to gain some extra knowledge about the particularities of geography subject. So with this, I would like to congratulate to all of you once again, and also all the participants, those who have joined, and my team, Syed, for their heartfelt efforts to make this event successful, and hope this lecture series will definitely give some extra inputs in their knowledge building. Yes. Thank you. Thank you, sir. Over to you, Jyoti.
Thank you so much, sir. So proceeding further, I would like to introduce our first guest, Dr. B.C. Judd. Dr. B.C. Judd is one of the revered contributors in the field of geography, a teacher, a mentor, and an extraordinaire. Dr. Judd, resident of village Rampura, has received his MA, MPhil in geography from University of Rajasthan, Jaipur, followed by his PhD in geography from University of Rajasthan in 1999. Dr. Judd's accomplishments are many, with the most well-known being the Hindi and the original work resources in the environment on the subject related to the environmental aspects, which he was conferred with the religious prestigious award from the Government of India in 2024. His achievements have been recognized by many different awards, including the Prithvi Vigyan Award from the Ministry of Earth Sciences in 2009, the Gram Budget Award in 2009, the Jal Star Award from Dainik Bhaskar Group in 2011 and 2012, and the Research Award from the University Grants Commission in 2013. He had made most important contributions in every area of geography, with 30 books recognized at national level and over 20 research papers covering physical geography, environmental geography, economic geography, regional geography of the world, practical geography, human geography, research geography, and other device objects. So I would like to invite you, sir, to speak few words on our today's topic. Over to you, sir. थैंक यू ज्योति जी, और थैंक यू विश्वजीत जी, आपने आज इस लेक्चर सीरीज के लिए मुझे इनवाइट किया। और एक जो कंसेप्चुअल जो एक टाइटल है जिसमें मेरी अच्छी रुचि है, गहरी रुचि है, बोलने का मजा उसी में आता है जिसमें एक अच्छा टाइटल मिले और एक अपनी रुचि हो। ज्योग्राफी को हम किस रूप में ले रहे हैं, इसकी जो डेफिनेशन है वो समय के साथ कैसे बदली है और कौन सी यात्रा ज्योग्राफी ने की है, इसको लेकर के हमने आज एक लेक्चर सीरीज में जो एक टाइटल जो आज मुझे दिया गया है वो है कि चेंजिंग डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी फ्रॉम ट्रेडिशनल टू टिल टाइम। तो हम बात करते हैं प्रारंभिक समय की, जब हमारे सामने ज्योग्राफी वर्ड आया। तो एक्चुअली इसकी पूरी जो थीम को मैं एक नया अगर शब्द दूं तो वो कह सकते हैं कि अर्थ डिस्क्रिप्शन से लेके अर्थ को अंडरस्टैंडिंग या परसेप्ट करने का जो समय आया है। हमने शुरू में एक डिस्क्रिप्शन दिया अर्थ का और उसको नाम दिया एरिस्टोथेनीज ने ज्योग्राफी। वहां से लेके आज जो ज्योग्राफी को हम अर्थ को अंडरस्टैंडिंग के रूप में या अर्थ के हर एक एवरी इंडिविजुअल प्लेस को हम किस रूप में परसेप्ट करते हैं, किस रूप में हम उसकी किसी भी जो एरियल डिफरेंशिएशन है उसपे फिजिकल और ह्यूमन जो फिनोमिनन है उसका जो इंटरेक्शन है उसको किस रूप में हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं, वहां तक की हमारी यात्रा कैसे पहुंची है, इस पे एक ब्रीफ हम पूरा एक लेक्चर जो रखा गया है उस पे चर्चा करने वाले हैं। तो मैं प्रारंभ वहां से करता हूं कि आज से लगभग 2200 साल पुराना इतिहास है हमारे सब्जेक्ट का, जब इजिप्ट के आसपास जो ग्रीक और इजिप्ट के जो आसपास का एरिया है वहां पर सबसे पहले हमारे जो अर्थ है उसके बारे में जो डिस्क्रिप्शन का, वहाँ के लोगों का, वो लोग क्या करते हैं, उनकी एंशिएंट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या थी, बिल्कुल इनिशियली उसके ऊपर काम चालू हुआ और उन सब चीजों का एक कलेक्शन हुआ। जब दुनिया मानचित्र पे काफी छोटी मानी जाती थी, उस समय तक हमें ज्यादा ज्ञात दुनिया हमारे सामने नहीं थी, मानचित्रण इतना नहीं था, इसलिए हमारा जो विश्व का मानचित्र था उसकी काफी एक छोटी सीमा थी, क्योंकि अमेरिका तक हमारी पहुंच नहीं हो पाई थी, अफ्रीका भी पूरा हम जान नहीं पाए थे। इन सब चीजों को सबसे पहले एरिस्टोथेनीज ने एक वर्ड दिया ज्योग्राफी, और उसकी सिंपल मीनिंग बताई कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। अर्थ का हमने डिस्क्रिप्शन चालू किया है, लेकिन वह बात वहां तक नहीं रुकी, उसके आगे चली। या हालांकि एरिस्टोथेनीज भी बेसिकली अच्छा ज्ञाता था ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स का, उसने काफी कैलकुलेशन किए और ज्योग्राफी को अपने ही काल में 2200 साल पहले न केवल नाम दिया, एक अच्छी शेप देने का भी प्रयास किया, पर तब तक ऐसा नाम नहीं था कि ये ज्योग्राफी है, केवल वर्ड दिया गया था। इसके बाद कुछ और विद्वान इसमें जुड़े, जैसे टोलमी आए, हिपार्कस आए, इन्होंने इसके ऊपर प्लेसेस को लोकेट करने का प्रयास किया कि हम जब तक किसी प्लेस को लोकेट नहीं करेंगे, उसका हमें
पृथ्वी के ऊपर ग्रिड अगर नहीं होगा तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि दुनिया में कौन सा वो दृश्य कहाँ पर है। इसका उन्होंने प्रयास किया। ये सारे प्रयास थे इनिशियली। इन ये सब चीजें आती है, इनको हम एक ग्रुप के रूप में कह सकते हैं, अर्ली डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। तो अर्ली डेफिनेशंस के अंदर इन सब लोगों के जो काम थे और इनके कई नाम दिए गए, जैसे कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, उससे हम आगे गए। और उस समय इरेटोस्थनीज के बाद एक वर्ड और दिया गया था, अर्थ इज ए बिग प्लेस। एक ऐसी बड़ी जगह या बड़ा स्थान है जहां मैनी फासेट ऐसे हैं कि विद मैनी फासेट्स टू स्टडी, कि हम अध्ययन कर सकते हैं। पृथ्वी के ऊपर काफी अच्छे पक्ष हैं जिनके ऊपर हम अध्ययन कर सकते हैं। केवल इतना ही था, उस समय तक अंडरस्टैंडिंग वाली बात नहीं आ पाई थी। धीरे धीरे इसके ऊपर विद्वानों ने काम चालू किया और उसके बाद टोलमी जुड़े। टोलमी ने काफी काम किया और उसके बाद भी एक बार जो उसे हम कह सकते हैं एंशियंट क्लासिकल जो पीरियड था, उसके अंदर इन लोगों का जो काम था वो काफी उल्लेखनीय रहा। लेकिन यहाँ तक भी हम ज्यादातर इन चीजों को नहीं समझ पाए थे कि अर्थ और जो प्लानेटरी इसका जो रिलेशन है वो क्या है, कैसा है, और प्लानेटरी रिलेशन में अर्थ की क्या स्थिति है, अर्थ कहाँ है। तब अब तक भी हम केवल जियो स्टेशनरी के ऊपर ही चल रहे थे कि जियोसेंट्रिक जो वर्ड था उसी पे हम कायम रहे। अभी तक हमें ये हीलियोसेंट्रिक वाली कंसेप्ट नहीं आ पाई, इसलिए हम ज्यादा आगे उस समय नहीं बढ़ पाए। लेकिन उसके बाद जब ग्रीक रोमन काम हुआ तो हमारे जो अर्थ है उसको एक जो कंप्लीट जो शब्द दिया गया कि अर्थ ए व्यू ऑफ द होल, संपूर्ण एक दृष्टि के रूप में हमारे भूगोल को पढ़ा गया। लेकिन इसके बाद जो इस्लामिक जो ज्योग्राफर थे उन्होंने और कुछ यूरोपियन जो ज्योग्राफर थे उन्होंने इसके अंदर जो ग्रिड सिस्टम था उसको आगे बढ़ाया। और उसके बाद यूरोपियन लोग कुछ यात्रा और उसकी जो परिपाटी चली, भ्रमण और अन्वेषण का काल चला, जो एज ऑफ डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन आया, उस समय नेविगेशन चालू हुआ। नेविगेशन ने हमें बहुत हेल्प की और नेविगेशन के हेल्प होने के बाद हम थोड़ा दिशा जान पाए। अदरवाइज हमारी यात्राएं उस समय तक प्रारंभ नहीं हो पाई थी, या कुछ हुई थी तो वो पूर्ण नहीं हो पाई। ये सब चीजें हमारे इसमें आगे जुड़ती गई। और जब ये नेविगेशन प्रारंभ हुआ उससे लेकर के और वारेनियस का काल आया, जिसे हम कह सकते हैं कि रियल में ज्योग्राफी को एक तथ्यों के रूप में इकट्ठा करके एक विषय को गढ़ने वाला समय आने वाला था। उसके बीच में एक समय आया था जिसे हम कह सकते हैं कि रिनासा पीरियड कह सकते हैं, जब कुछ चीजों के आविष्कार भी होने लग गए थे, आविष्कार होने लगे। उसके बाद कुछ प्लानेटरी रिलेशन में भी नई खोज आई कि जैसे कोपरनिकस और इन लोगों ने ये सिद्ध कर दिया कि नहीं, जो जियोसेंट्रिक कंसेप्ट है वो गलत है और अर्थ सेंटर में नहीं है और हीलियोसेंट्रिक कंसेप्ट ही सत्य है। तो 15वीं शताब्दी में ये चीजें सिद्ध हुई। फिर न्यूटन आए और काफी सारे गुरुत्वाकर्षण आया, उसके बाद में काफी चीजों की खोज हुई। हमारे जो प्लानेटरी रिलेशन थे कैसे चलते हैं, इनका पथ भ्रमण कैसे है, इनके बिल्कुल एग्जैक्टली साइंटिफिक और मैथमेटिकल कैलकुलेशन सामने आई। तो वारेनियस के काल में हम धीरे धीरे ज्योग्राफी विषय की पहचान की ओर हम आगे बढ़ने लगे और धीरे धीरे इस विषय की जो पहचान प्रारंभ हुई उसमें वारेनियस ने एक अच्छा योगदान दिया। यद्यपि अनफॉर्चुनेटली वो काफी कम एज में ही हमारे बीच रह पाए, लेकिन उन्होंने भौगोलिक जो तथ्य थे उनको एक बहुत ही बड़े ग्रुप के अंदर 2 वॉल्यूम या उसके जो 2 पार्ट थे ज्योग्राफिया जनरलिस के अंदर काफी अच्छा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया। उसके बाद में साइंटिफिक जो बेस और जिसे हम कह सकते हैं एक दार्शनिक आधार, इमैनुअल कांट आए और उन्होंने हमारे जो सब्जेक्ट है भूगोल उसको एक दार्शनिक आधार दिया। और उन्होंने सबसे अच्छी जो बात की थी, एक संबंध किया था कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री इनका जो रिलेशन है इसको किस रूप में उन्होंने डिफाइन करके और एक रूप में हमारे सामने पेश किया कि कोई भी घटना होती है इतिहास में उनके पीछे कोई निश्चित कारण होता है और भूगोल के अंदर जो तथ्य हैं उनमें अंतर रिलेशनशिप, जो उनमें इंटर रिलेशनशिप थी, वह उन्होंने इसमें स्पष्ट करने का प्रयास किया। इसके बाद कुछ ज्योग्राफर ऐसे आए जिन्होंने हमारे जो भूगोल की जो थीम थी
उसके अंदर उन्होंने कुछ जो तथ्य छूट रहे थे, क्योंकि हम वारेनियस तक भी बहुत ज्यादा, ठीक है हम वारेनियस ने कुछ जगह जनसंख्या को सम्मिलित कर लिया था, लेकिन हमारा ज्यादातर पृथ्वी और इसके स्थानों के ऊपर और हमारे जो सौर मंडल है इसके संबंधों तक था। लेकिन मैकेंडर ने इससे और थोड़ा प्रयास किया और पॉपुलेशन की स्टडी को मैकेंडर ने सबसे पहले इसमें प्रारंभ किया, जो पॉलिटिकल ज्योग्राफर था ब्रिटेन का, उन्होंने इस पे बल दिया और ज्योग्राफी के अंदर ये जो हमारे पॉपुलेशन की स्टडी थी उसको आगे बढ़ाया। और उन्होंने एक और इनिशिएट किया था कि उन्होंने जो स्कूल स्तर पे ब्रिटेन के अंदर ज्योग्राफी की जो स्टडी थी उसको एस्टेब्लिश करने का प्रयास किया था और सजेस्ट भी किया था। अब आया हमारे सामने यहाँ तक की जो स्थिति थी वह थी कि ज्योग्राफी को हम किसी भी रूप में अलग अलग तथ्यों में बिखरे रूप में पढ़ रहे थे, लेकिन हम्बोल्ट और कार्ल रिटर और रेडजेल ये लोग आए तो इन लोगों ने एक तरह से सब्जेक्ट को फाउंड किया, एक तरह से स्थापित किया, इसीलिए इनको फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहते। हम्बोल्ट और रिटर ने मिलकर के और रेडजेल महोदय के जो बेस था जिसमें उन्होंने ह्यूमन एस्पेक्ट को बड़ी मजबूती से रखा था एनवायरनमेंट के रेफरेंस के अंदर, इन्होंने इन तीनों ने मिलकर के एक भूगोल को स्थापित किया। इसीलिए मॉडर्न जो क्लासिकल पीरियड आया उसमें हम एक विषय को जो भूगोल नाम देने लग गए और उसकी एक कंटेंट थी वह निर्धारित होने लग गई कि इसके अंदर किन चीजों का जो हम स्टडी करेंगे और कौन कौन सी कंटेंट इसके सामने आएगी। तो बेसिकली हम्बोल्ट काफी कुछ यात्राएं करके और कुछ जगह के नामकरण, कुछ घटनाओं के नामकरण, कुछ भूदृश्य किस रूप में हो सकते हैं उनके संकल्पनात्मक नामकरण, इन बहुत चीजों में हम्बोल्ट ने अपना एक साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन दिया। जबकि एनवायरमेंटल जितनी भी जो शक्तियां थी, जो पावर थी, एनवायरमेंटल फोर्सेस थी या उनका जो इन्फ्लुएंस था, उसको सेट करने या उसको स्पष्ट करने का जो प्रयास किया वह किया फ्रेडरिक रेडजेल ने, जिसकी परंपरा को आगे चल के सैम्पुल ने बढ़ाया। और इसको कहते हैं हम 20th सेंचुरी की डेफिनेशन ज्योग्राफी की, यानी 20th सेंचुरी में हमारी ज्योग्राफी किस रूप में आई। 20th सेंचुरी में हम थोड़ा सा इन तथ्यों से ऊपर उठ गए कि पृथ्वी के स्थानों का अध्ययन भूगोल है, पृथ्वी का विवरण भूगोल है, पृथ्वी के ऊपर मानव का स्थानिक वितरण भूगोल है, इनसे थोड़ा सा ऊपर आए और हमने भूगोल को विज्ञान से जोड़ा, जिनमें जैसे हर्लन बैरोज आए। बैरोज ने 1923 के अंदर अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर्स के सामने एक पेपर पढ़ा और उसमें एनवायरनमेंट को इतना ज्यादा सशक्त बताते हुए ह्यूमन इकोलॉजी की जो कंसेप्ट थी कि ज्योग्राफी ह्यूमन इकोलॉजी है, और ह्यूमन इकोलॉजी के रूप में उसको पेश किया, जो 1924 के अंदर ये पब्लिश हुआ था। तो ऐसी स्टडी हमारे सामने 20th सेंचुरी के अंदर आना प्रारंभ हो गई 1924 तक। इसके बाद एक जो अच्छा जिसे एक कंट्रीब्यूशन माना जाता है कि ज्योग्राफी को बिल्कुल ही साइंटिफिक रूप में अगर डिफाइन करने का काम था, वह किया अमेरिकन ज्योग्राफर रिचर्ड हार्टशॉन ने। उन्होंने बताया कि प्रेसाइजली अगर हम ज्योग्राफी किसे कहें, दो बातों पे उन्होंने ध्यान दिया था कि हम कोई भी चीज है ज्योग्राफी की के अंदर आने वाली कोई भी कंटेंट है तो उसकी डेफिनेशन हम जब देंगे जब वो बिल्कुल एक्यूरेट हो, एक क्रम में हो, ऑर्डर्ड हो और रेशनल हो, इस डिस्क्रिप्शन को ही हम ज्योग्राफी कहेंगे। दूसरी चीज एक और बताया उन्होंने कि अगर हमारी अर्थ की कोई ऐसी चीज है जिसे हम मैपिंग नहीं कर सकते तो विदाउट मैपिंग हमें एक बार विचार करना पड़ेगा कि इसको हम ज्योग्राफी कंटेंट माने या नहीं माने। इसके आधार पे उन्होंने हमारी जो ज्योग्राफी की जो रीजनल कंसेप्ट थी उसको भी आगे बढ़ाया और ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक रूप में आगे ले गए। थोड़ा सा उनका 1953 में शोफर से थोड़ा सा उनका विवाद रहा, जिन्होंने एक्सेप्शनलिज्म इन ज्योग्राफी की जो कंसेप्ट थी वह दी और उन्होंने ये माना कि नहीं, ज्योग्राफी एक कोई समाज विज्ञान है, एक सामान्य ये एक विषय नहीं है। ज्योग्राफी एक ऐसा विज्ञान है जिसमें हम नियम लॉज का फॉर्मेशन करते हैं, और इस बात पे लेके उनके कुछ मनमुटाव थोड़े से उनमें बीच में रहे, जिसे शेफर हार्टशॉन डिस्प्यूट भी कहा जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ ज्योग्राफर दूसरे सब्जेक्ट के थे जिनकी कुछ इंटरेस्ट ज्योग्राफी में रही और वो हमारे सब्जेक्ट के अंदर आए और उनका योगदान रहा कि आज हमारा विषय इतना इंटरडिसिप्लिनरी हो गया कि हमारी जो ब्रांचेज है इतनी ज्यादा हो गई कि हमारा जो भूगोल है काफी विस्तृत और वास्ट इसका कंटेंट हो गया। इनमें 20th सेंचुरी के अंदर
एक हिस्टोरिकल ज्योग्राफर थे H.C. डर्बी, वो आए और उन्होंने एक अच्छी बात बताई कि कोई भी हमारा जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है वो जो ज्योग्राफी के अंदर समय के साथ बदलता जाता है। जैसे समय बदलेगा तो हमारा इंटरेस्ट ऑफ एरिया जो है वह बदलता जाता है। और 62 में उन्होंने एक ज्योग्राफी को जो डिफाइन किया तो उन्होंने बताया कि बोथ साइंसेज, जो जितनी भी जो ये है, बोथ साइंस एंड आर्ट्स, ये दोनों चीजें हैं, चाहे आप विज्ञान हो चाहे सोशल साइंस हो, दोनों में ही ये चीजें बदलती रहती है। इसके बाद J.O.M. ब्रूक के सोशल ज्योग्राफर हैं बेसिकली, उन्होंने इसमें थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन दिया और इन्होंने 1965 में कहा कि ज्योग्राफी का जो बेसिक पर्पज है वह हमारी जो अर्थ है उसके ऊपर, जो मनुष्य है उसकी जो दुनिया है उसको भी हमें समझना होगा। तो उन्होंने इसको कहा कि टू अंडरस्टैंड द अर्थ एज वर्ल्ड ऑफ मैन, मनुष्य की जो दुनिया है उस रूप में हमें इसको समझना होगा कि इसके जो क्रियाकलाप हैं वो किस रूप में हमारे सामने आ रहे हैं। इस प्रकार 60s का जो एक एरा था उसके अंदर ही हमारी ज्योग्राफी के अंदर एक नई बात और आई थी, क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, जिससे भी हमारी भूगोल को एक कुछ जो रिजल्ट्स थे उनके जो बिल्कुल तह तक पहुंचने में हमें इसका एक फायदा मिला। इसके बाद 1973 के अंदर एक ज्योग्राफर थे, चाइनीज ज्योग्राफर यी फुई तुआन। तुआन ने एक, उसको कह सकते हैं आप साइको परसेप्शनल कंसेप्ट, एक मनोवैज्ञानिक कंसेप्ट के रूप में उन्होंने कुछ शब्द दिए और ज्योग्राफी को एक नए रूप में उन्होंने डिफाइन किया। 2 शब्द उन्होंने दिए थे, टोपोफोबिया और टोपोफिलिया। और उससे पहले उन्होंने ज्योग्राफी को 91 में डिफाइन किया, 93 में वो 2 कंसेप्ट दी थी कि द स्टडी ऑफ अर्थ एज होम ऑफ पीपल, कि मनुष्य का जो एक निवास है उसके रूप में ही हम इस पृथ्वी का अध्ययन करें। और उन्होंने दिया टोपोफिलिया, हम किसी जगह रहते हैं उस स्थान के प्रति हमारे अंदर एक भाव आ जाता है, एक इमोशन आ जाता है, एक अटैचमेंट आ जाता है, एक ज्योग्राफिकल सेंस आ जाता है। उस ज्योग्राफिकल सेंस से हम उस जगह के प्रति हमारा अटैचमेंट रखते हैं और इस कंसेप्ट को तुआन ने टोपोफिलिया कहा। और किसी जगह के प्रति हमारे दिमाग में यदि कोई डर या कोई उसके प्रति हमारे को थोड़ा नफरत या इस तरीके का रहे कि हम उसको लाइक नहीं करें, तो उसका अपोजिट वर्ड दिया उन्होंने, टोपोफोबिया। अब इसके आगे बात आती है कि आज ज्योग्राफी का विस्तार कहाँ तक हो गया। वर्तमान में हम ज्योग्राफी को डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ से लेकर के और आज कहाँ ले आए, और आज हमारी ज्योग्राफी में कितनी ब्रांचेज हो गई, कितना विस्तार कहाँ कैसे हो गया, और इनमें किन किन विद्वानों का योगदान रहा है। वर्तमान में ये बात है 90s से लेके और टिल टुडे, आज तक की पिछले 3 दशक के अंदर हमारी ज्योग्राफी में बिल्कुल रेडिकल चेंज आए हैं और इसको एक अलग ही डेफिनेशन में हम ले आए हैं और सोशल साइंसेज में काफी अंदर तक हम पहुंच चुके हैं। इसलिए वर्तमान में जो ज्योग्राफी की डेफिनेशन दी जा रही है उसकी बेसिक जो 2 लाइन है वह हम बताते हैं कि हमारा जो इंटरेक्शन है, जितने भी ऑल फिजिकल फिनोमिना और ह्यूमन फिनोमिना है, उनका कहीं भी जो इंडिविजुअल प्लेस है अर्थ के ऊपर, उसके ऊपर जो हम एक इंटरेक्शन दिखाते हैं और इस इंटरेक्शन का क्या कारण है और इसके क्या रिजल्ट हैं, ये वर्तमान रूप में हम यहाँ तक आ गए हैं कि केवल डिस्क्रिप्शन ही ज्योग्राफी नहीं है, हम उस इंटरेक्शन को भी समझें। दूसरी कंसेप्ट अभी हाल ही में नॉर्टन एक ज्योग्राफर हैं कनाडा के, उनका लेटेस्ट एडिशन आया भी ह्यूमन ज्योग्राफी का, तो उन्होंने इस चीज को यहाँ तक ली है कि हमारे जो ज्योग्राफी है इसके अंदर हम 2-3 चीजों को देखें कि कोई चीज कहाँ है और वहां क्यों है, वहां होने के कारण क्या है, और वह चीज वहां है तो हम उसकी केयर वहां क्यों करें। यानी ये सारी बात ली गई थी, जो डिस्पर्सल वर्ड है हमारा उससे ली गई थी, जिसे हम कल्चरल सेंस में डिफ्यूजन कहते हैं, कल्चरल डिफ्यूजन। उसमें जैसे यूएस के अंदर इंडस्ट्री का डिफ्यूजन हुआ तो कोई चीज एक जगह क्यों नहीं रुकी, वह वहां क्यों डेवलप हुई, उसका डिफ्यूजन क्यों हुआ और उसका डिस्ट्रीब्यूशन वहां से दूसरी जगह क्यों हुआ, इन सब चीजों को हम समझें। अर्थात जब तक इसमें वाई नहीं आएगा कि हम इन चीजों को, जब तक हम कोई भी चीज को ढंग से समझ नहीं पाएंगे तब तक हम इसको सिंपली पढ़ें तो ये चीज हमारे सामने ये स्पष्ट रूप से नहीं आ पाएगी। इसके बाद 21st सेंचुरी में
हमने एक ड्रास्टिक जो चेंज देखा है वो ये है कि ज्योग्राफी हमारे सामने कुछ ऐसे रास्ते हमारे ऑफर कर रही है जिससे हम कहीं भी कोई बात या कोई समस्या है उसको समझ सकते हैं। इस बात को फेलमैन महोदय ने भी कहा था कि ज्योग्राफी ऑफर्स ए वे ऑफ थिंकिंग अबाउट प्रॉब्लम। इसका मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं। तो उन्होंने बताया था कि ज्योग्राफर, ये तो हाई बात प्रॉब्लम की, लेकिन ज्योग्राफर आज इतने वेल इक्विप्ड हैं कि वह इतना इतनी जो बड़ी जो समस्याएं होती हैं उनको समझने में और अपना जो इंटरेक्शन है, जो अलग अलग जो फेसेज जो उनमें इंटरेक्शन है उसको समझने की एक क्षमता रखते हैं। जैसे हम अफ्रीका का एग्जांपल लें कि अफ्रीका में जो भूख की जो समस्या है, हंगर इन अफ्रीका, उसको समझना है एक ज्योग्राफर को। और ये एक बड़ी समस्या है और उसके बारे में हम कैसे सोचें और कैसे उसका समाधान निकालें। तो ज्योग्राफर क्या करेगा? ज्योग्राफर अफ्रीका की जो भूख की जो समस्या है उसको समझने के लिए वह वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन देखेगा, अफ्रीका की बढ़ती पॉपुलेशन देखेगा, वहाँ की सोयल, वहाँ की एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज, वहाँ जो फूड प्राइसेज है, वहाँ के एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है, वहाँ की पॉलिटिकल अनरेस्ट है, इन सबको कोरिलेट करेगा। कोरिलेट करके फिर देखेगा कि बेसिकली ये प्रॉब्लम आई कहाँ से और इसके सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। जब तक हम इन चीजों को कोरिलेट नहीं करेंगे, जब तक हम इन चीजों को आपस में कोरिलेट करके इनके समाधान की बात नहीं सोचेंगे, तब तक एक ज्योग्राफर का लक्ष्य पूरा नहीं होता है। इसी प्रकार यदि मिडिल ईस्ट के अंदर हम अनरेस्ट की बात करें तो सीधी सीधी हमारी बात जाती है कि वहाँ के रिलीजियस बिलीफ क्या है, वहाँ एनर्जी रिसोर्सेज की क्या रोल है, वहाँ पॉलिटिकल जो समीकरण है, इक्वेशन है, वो कैसे हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो आजकल ज्योग्राफर का जो रोल है वह डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ न रह करके और ज्योग्राफिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उनके जो रीजन है उनको सर्च करना, उनको सॉल्यूशन निकालना, इन सब चीजों के ऊपर हमारा पूरा ध्यान आज यहाँ पर आ चुका है। अब बात आती है कि हमारे वर्तमान में इनकी एक ज्योग्राफी वर्ड से आज ब्रांचेज कितनी हो चुकी हैं और जो आने वाले समय में जो ज्योग्राफी है वह और कितनी आगे जा सकती है, कितनी ब्रांचेज हमारे इसके अंदर आ सकती हैं। फिलहाल जो लेटेस्ट अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ज्योग्राफर ने एक लिस्ट दी थी, उसमें हमारी ज्योग्राफी की 55 उन्होंने ब्रांचेज बताई थी, जिसको बड़े ब्रॉड में दो ग्रुप में बांटा गया है। पहला जो था फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा है ह्यूमन ज्योग्राफी। इनकी 51 उन्होंने वो दी है ग्रुप में, जो ब्रांचेज दी हैं। तो इन ब्रांचेज के अंदर लास्ट की जो ब्रांच अभी जोड़ी गई है वह है वाटर रिसोर्सेज, जो फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर नई ब्रांच उभर के आई है। तो मेरा जो इस विश्लेषण का जो उद्देश्य था वह ये था कि हम वर्तमान में ज्योग्राफी को, जो वर्तमान में समस्याएं हैं, केवल भौगोलिक समस्याएं, भौगोलिक सामाजिक आर्थिक समस्याएं हैं, उनके रूप में एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, भूगोल हमारे कहाँ काम आ सकता है, भूगोल हम क्यों पढ़ें। एक वर्ड हमारे दिमाग में आना चाहिए कि वाई वी स्टडी ज्योग्राफी, क्यों, ऐसी क्या आवश्यकता है। सपोज कहीं कोई प्लान करना है, कोई प्रोजेक्ट लगाना है, इंडस्ट्री प्लान करनी है, अर्बनाइजेशन हो रहा है तो टाउन प्लानिंग करनी है, तो वहां की हमें पूरी ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, इसलिए हमें ज्योग्राफी का नॉलेज चाहिए होता है। पर आज इतना इजी हो गया है कि जो रिमोट सेंसिंग और जीआईएस के आने के बाद में जीआईएस, जीपीएस और रिमोट सेंसिंग हमारी इतनी हेल्पिंग टूल हो गए हैं, इतनी हेल्पिंग टेक्नोलॉजी हो गई है कि हमें बहुत इजी हर जगह की ज्योग्राफिकल कंडीशन और आने वाली समस्याओं के बारे में हम वहाँ की जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए ज्योग्राफी का स्कोप भी बढ़ा है, इसकी जो इसका जो वो है कंटेंट है वो भी बढ़ी है, इसकी ब्रांचेज भी बढ़ रही हैं और समय के साथ ज्योग्राफी काफी पॉपुलर हो रहा है। ऐसे में जो आज का जो लेक्चर था वह बहुत ही एक रेलेवेंट रहा है और इसके लिए मैं जो विश्वजीत चौधरी जी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इस पर व्याख्यान के लिए मुझे याद किया, और सैरत जो अपनी इंस्टीट्यूट है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उस पर मुझे उन्होंने याद किया, इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। Okay, thank you so much, sir, for your words. If any of the participants have any questions, they may ask those.
Sir, you described about the Britain geographer. His name, can you please repeat his name? The person who gave the Halford John concept of Mackinder. Cultural Sir, no, the diffusion. recent geographer. Yes, sir. Yes, sir. नो, कल्चरल डिफ्यूजन देने वाले ब्रिटेन के नहीं थे, वो स्वीडन के थे, टिंगस्टैंड, ट्रॉस्टन हैंगस्टैंड। मैंने नाम लिया है ब्रिटेन के ज्योग्राफर का, हालफोर्ड जॉन मैकेंडर ने, जिसने एडवोकेसी की थी सबसे पहले हमारे स्टडी ऑफ पीपल्स इन ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी को स्कूल लेवल पे उन्होंने इसको लॉन्च करने के लिए इनिशिएट किया। Okay, sir. I would Okay, like sir. to add one thing, sir. That right now, in case of the changing phases of modern era in geography, that is called the postmodern geography and all that. Now it's I thought then I think that now it's the era of digital geography, because there are several applications of digital platforms can be possible through geographical subject, through geographical aspects like geospatial technology, AI, machine learning, data science, and even web GIS is also there. So now it's also become the era of digital geography, and hope we may focus on another discussions on that brainstorming session on that issues. So how digital geography is and how it is relevant in future. So yes, Jyoti, please continue. Okay, sir. Thank you so much once again for your words. Proceeding further, I would like to introduce our next guest, Dr. Vishwaraj Sharma. He is an associate professor at the Department of Geography, Shahid Bhagat Singh College, University of Delhi, with more than 50 years of teaching and research experience. He received PhD from Department of Geography, Delhi School of Economics, University of Delhi. His field of specialization is in disaster management and environmental issues. He has published a number of research papers in national and international journals. His recent books, Making Cities Resilient, is published from Springer, Switzerland in 2019. He has also participated and presented research papers in many conferences in India and abroad also. He has been convener of the several national conferences and workshops and chaired and co-chaired sessions in the conferences. He has been invited by the many institutions to deliver lectures and talks from time to time. He has received travel grants from University Grants Mission, UGC, in 2013 and 2016 from Indian National Sciences Academy in 2014 to participate in international conferences abroad. Sir, I would like to speak few words on today's topic. Over to you, sir. Good afternoon, everybody. I think my screen is clear. Yes, sir. It is visible, no? Yes, sir, it is visible. Thank you. Thank you very much, Syed and patron of Syed, Dr. Vishwajit Roy Chaudhary, for this monthly lecture organized by your institute. It is a very good initiative. Today, I would like to speak on the changing definition of geography from traditional to modern approach. As most of the aspects are covered by Professor Jat about the geographical aspect, how geography as a discipline has evolved over a period of time from ancient to medieval to modern and to the present contemporary time. We all know that, as our students know, that geography is considered as the study of between man and environment. At the same time, geography is also considered as the interaction between man and environment, because both the man and environment influence each other. We all study all these aspects: where, what, why, cultural landscape, physical landscape, in the geographical aspects, in the geographical studies. So broadly, we can say that geography is a very integrative science. It is a mother science of many disciplines, where we have contributed a lot by driving the subject matter from the many other disciplines. Like you can see that geography is a mother of many sciences. For example, in political geography is interlinked with the political science discipline. And at the same time, demography is can be the part of population geography and population studies. Similarly, other branches, other disciplines are interlinked with geography, like meteorology is associated with the climatology. Urban studies are maybe the part of urban geography. History
As a geographer, we study the historical geography in detail, and in economic geography, we study the economics. And in the same way, the cultural geography is a part of anthropogeography and sociology. So geography basically is a very old discipline. It can be considered as the mother of science. Geography has evolved over a period of time from various phases. Geography in the ancient world, you can see the geographical thinking is even older than the term geography. Even many scholars in the ancient time, the prehistoric time, try to define the subject matter of geography. Like Eratosthenes, Eratosthenes is known as one of the fathers of the geography because he calculated the circumference of the earth for the first time, precisely. And Ptolemy also wrote the word geography, and he also contributed in geography discipline. And other scholars like Strabo, he has written several volumes on geographical studies. And the key aspects or definition in geography by the Greek and Roman scholars, the detailed geographical description of places and their history, which was called as chorography by the Roman geographers. In the Middle Ages and in the period of Renaissance, Arab geographers have also contributed, like Ibn Battuta, Ibn al-Adarsi in the geographical studies. They identified two cold, two temperate, and one torrid zone of the earth. It basically enhanced the geographical studies. In the period of Renaissance, where the discoveries and voyages and travelers traveled a lot from one part of the earth to the other part to discover new land, new places. That is the content and subject matter of geography at that time. So these explorations, discoveries, developed the discipline of geography. The voyages of discovery and the mapping of known as the unknown land that we have discovered. It all golden age of exploration that was between the 15th to 17th century. It gave a boom to the subject. We developed the geography as a discipline, as an integrated science by involving other disciplines. As Professor Jat has already mentioned about the Varenius contribution in geography that he published a Geography Agendis, and it was the first scholar who suggested differences in the character of physical and human geography. So basically his contribution was to differentiate between the physical and human geography, and after that the branches of systematic and regional geography were also used. But at the same time, we should also remember that physical and human geography they are not competitive to each other. They are complementary to each other. They help each other to grow. Even after the contribution of Immanuel Kant, a well-known geographer, systematic sciences and physical sciences developed in the geographical studies that further enhance the subject matter and content of the geography as a discipline. As we all know that Humboldt and Karl Ritter are known as the fathers of modern geography because of their contribution in the geographical studies. Yes, you know that Cosmos research work of the Humboldt that is concerned about the sketches of a physical description of the world. And at the same time that Ritter is also another known as the father of modern geographical thought. He wrote Erdkunde. That was a volume on the Africa and the Asian countries. And Ritter was chiefly concerned about the studies of human geography. And he was a keen researcher. He was a keen researcher and very much concerned about the field studies, because field studies are very important in geography studies, because geographers learn from the field. That is more important. As mentioned by earlier, that many geographical societies developed. The Geographical Society of Paris established in 1821. Then Berlin Geographical Society in 1828. Other Royal Geographical Society and Geographical Society of Mexico, Geographical Society of Frankfurt, and USA Geographical Society that was known as the American Geographical Society was developed in 1852.
all these societies and associations contributed a lot in the geographical studies. And after that, the new geographies developed. The institutionalization of geography leads to the development of distinct content for the subject and the examination with national standards. So now, as geography as a discipline, that like many associations were founded as geographical journals in Britain, Annals de Geography in France, Annals of the Association of American Geographers in USA. They contributed in geographical studies. And after the Darwinism phase, you know that Origin of Species was published in 1859, which has impacted on the development of geographical concept and how a state evolves like an organism, and the development of the concept of evolution was emerged from here. And another important differences of Darwin's ideas in physical geographical concepts are the contribution in the physical geography and human geography by Oscar Peschel. And Oscar Peschel is very concerned about the origin, evolution, forms, and classification of the spatial distribution of landforms. And well-known geographer William Morris Davis gave the concept of evolutionary concept of cycle of erosion. That is, we all study that. After that, it also impacted on the human geographical aspects. Hetzel, everybody knows, he wrote a book, Anthropogeographia, and he described that similar locations lead to similar mode of life. That was his contribution to geography. And very strong supporter of determinism, Alan Cecil Semple, said that man is the product of the awesome. Man is directly controlled by the environment. And Huntington, well-known deterministic geographers, asserted that climate controls the progress and development of human lives. That is still relevant in the present context also. And you all know that Hetzel's concept of Lebensraum, or that living space, was formed by Hetzel. Carl Sauer is a cultural geographer. He developed the term cultural landscape. He gave more weightage to the cultural aspects of geography, to the humanistic geography, development of geography, human geography, political geography, and cultural studies were highlighted by him. And as qualitative research and quantitative research are two important aspects which emerged in geographical studies at that time. I will not go into much detail as it has already been informed by earlier speaker. Qualitative research is basically focused on the human aspects, social sciences, understanding human behavior, human beliefs, human ideas, human values. And quantitative research is more concerned about the techniques, logical, statistical tools, mathematical techniques. These are the basic two differences in the qualitative and quantitative studies. Aerial differentiation, but the term first coined by the Hirschhorn in his book Nature of Geography. Aerial differentiation, how one area is different from other area in geographical aspects, in physical aspects, and cultural aspects. So as we know that geography is concerned to provide accurate, orderly, and rational description and interpretation of the variable character of the ocean. And geography at the same time is also a study of spatial organization, spatial variation. Locational attributes are very significant in geography. Where a place is located according to the latitude and longitudes. You know that spatial analysis. Geography is the only discipline which explains, analyzes any phenomena in totality, in comprehensive way, in depth. These are the two terms, that determinism and possibilism. Students already know about that. If all kind of human activities are controlled by the environment is supreme, that is the determinism, and possibilism then starts influencing his environment as the development in science and technology, as the cultural development increases. Neo-determinism this concept was advocated by Griffith Taylor, after determinism and possible concept, he advocated that no, stop and go determinism. Determinism more
prominent, more powerful than the cosmos. Various other approaches which have shaped the geography as a discipline are positivism. You know, after that quantitative revolution, it is basically emphasis on the science and scientific method as a source of knowledge. This concept was coined by the Auguste Comte. Pragmatism. Basically, pragmatism, what is pragmatism? Pragmatism, it emphasizes on the experience, experimental inquiry, and truth as a criteria for evaluating consequences. Existentialism is related with our existence on the earth. It basically emphasizes on the personal freedom, personal decision making, personal commitment towards our aims and objectives. Idealism, realism, these were also the concepts which were emerged after 70s. Reality is mental or mind dependent, is the core focus of idea. And realism is a view that reality exists independent of mind. That is the basic difference between these two concepts. After that, Marxist geography also developed. Marxism or Marxist geography basically emphasizes on the capitalist work and poor people. Capitalists, they have the resources, they have the capital, they have the money, and they control the whole society. And poor, they don't have the resources. They are the workers which are working in the factories and the industries. It gain the currency in geographical studies. Another important approach which came into geographical studies was the radicalism. The radical approach in geography developed in 1970s in reaction basically to quantitative revolution, with quantitative theories. Basically, it emphasizes on to expose the issues of inequalities, poverty, deprivation, then discrimination against human health, exploitation, crime, environmental issues. That is the content of radicalism approach in geography. After that, behavioralism also developed because of these quantitative approaches. It gives more importance to the cognitive environment, which determines the decision making of the human beings. Humanistic approach, they also emphasize on the participatory observation, discussions, thinking. They gave more weightage to the human aspects, or human beings are more important than the other aspects. Humanistic geography, as defined by Thuan, can be considered encompassed of the geographical knowledge, crowding, privacy, territory, place, livelihood, and economics and religion. Structuralism is another approach which came in geographical studies. Structuralism assumes that there are social and cultural structures within the society that shape individual acting, thinking, our beliefs, our knowledge. So again, more weightage is given to the human aspects in the structural approach. After that, the post-structuralism phase came in geographical studies, which gained the currency in geographical. After that, after 80s, you can see the postmodernism phase became a trend in human geography. Postmodernism is a theoretical approach to human geography. So basically, it came in contrast to the modernism. Postmodernism does not believe in absolute truth and that every person has its own. Nobody is able to doubt about others' truth because life experience and personal visions create a personal. This is for every person different. Okay. Yes. Now, I will not go into much detail. Now, I will discuss some of the new tools in geographical research. These have shaped the definition and the subject matter and content of geography. Now, geography has changed from a traditional to a modern science. Now, because with the help of these new tools in geographical studies like GIS, Geographical Information System, satellite
remote sensing, digital photogrammetry, digital cartography, cartosat, cloud computing, modeling, computer-based programming, digital cartography, wave GIS. So these can be the modern tools and techniques. These are the part of geographical studies in the present time. So these have changed the geographical knowledge. After application of these tools in geographical research, we have gained a lot. So recent trends in geography, the use of application of remote sensing in the mapping has helped. You can just take given one example, data collection. You all know that remote sensing, we collect gather the information about any object without coming in physical contact with that. That is remote sensing. Data collection from the space, data acquisition through EMR, electromagnetic radiation. So these are the new tools in geographical research which has changed our domain of geography. How we calculate NDVI with the help of data available from the space. These are the few examples of recent trends in geographical studies. Microwave remote sensing, data collection and mapping, satellite remote sensing, data collection from the space with the help of remote sensing, radar image, microwave data collection. These are the same aspects, same trends in geographical, that is photogrammetry. You consider photogrammetry. How we can get the information about the crop, fields, soils, monuments, profiles. Urban mapping is possible. Climate change detection is possible. Land use, land cover analysis is possible with the help of remote sensing. That has shaped the geographical study. These are examples of data collection and mapping, radar and remote sensing with the help of analysis. Remote sensing applications can be useful in many aspects like geological applications, hydrological applications, land applications. Geological applications, we can study the bed rocks, mapping, structural mapping, sand gravels, explorations, mineral explorations. So these are very geohazard mapping, you can flood zone mapping, land use, land cover, change detection, drought mapping. These are very helpful remote sensing applications in geography. So these have changed the subject matter of geography. Hydrological applications, wetland mapping, monitoring, soil moisture estimation, measuring snow thickness, river, lake, flood mapping that I've already mentioned you, watershed, irrigation canal, leakage detection, land application, urban expansion, urban exploration. So these are the benefit of this latest technology that we have: flooding, volcano, seismic waves, roads, LULC, change detection. And another important tool of geography, that is GIS, Geographical Information System. Study about the surface, we collect the data about the various aspects like data information in the form of spatial and non-spatial data we get with the help of cluster that is spatial and attribute that is non-spatial. System arrangement of the data to retrieve, analyze, store, manipulate, and we finally come to a solution. We come to the final solution, photographs, results with the help of GIS. So GIS technique has also transformed the subject of geography. And other important aspect in geography is the wave GIS. Recent trends in geography can say data visualization and wave-based mapping. Wave GIS, for that we need hardware, software, internet, data, computer programming, wave server, map server, which is very helpful in portraying, analysis, and the change detection analysis, and the data transformation of the data to any device is possible with the help of wave GIS.
These are a few of the. And another important aspect is GPS. You know, the global positioning system. With the help of GPS, we get the application of GPS. We get the exact location, latitude, longitude of any place. It is very helpful in the navigation, survey mapping tools. Global position system is very helpful in the navigation system. We get the direction from it. So it is also useful for military purpose, space purpose, mapping, digital terrain modeling is possible with this GPS. These techniques have transformed the subject of geography from a traditional to a contemporary new geography. So by the application of these things, our discipline has transformed a lot. Thank you very much today for today's lecture. I think it is about my presentation. If you have any query, any question, please post it. If any of the participants have any questions, they may clear those. Sir, kindly stop sharing, please. Jyoti, I think you may proceed. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, Vishraj ji. Thank you for you. Please stay with us. Okay, so proceeding further to our last guest of today's webinar, Dr. Khairat sir. He is assistant professor in School of Basic Sciences from Central University of Haryana, Mahendragarh. His specialization is in population geography at Delhi, social security and environment. He has completed his MA geography, MPhil and PhD from Jawaharlal University, New Delhi. He is an JRF NET UGC qualified. His teaching experience concludes more than 6 years PG and PhD at Central University of Haryana. He has participated more than 29 workshops, seminars, and conferences in different parts of India. He has guided more than 50 MSc Geography dissertations and also organized 4 workshops and 9 guest lectures. Sir, I would like to invite you to speak few words on today's topic. Over to you, sir. नमस्कार। सबसे पहले चेयरमैन साहब डॉक्टर विश्वजीत जी को और मैडम ज्योति को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने जो है मुझे यहाँ आप सबके साथ रूबरू होने का मौका मिला। और एक ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव जो है वो आप लोगों ने शुरुआत की है कि भूगोल को कहीं ना कहीं आगे हमें लाना है और उसको कहीं ना कहीं स्थापित करना है। क्योंकि हमने कई जगह देखा है कि ज्योग्राफी के बहुत से जो एक स्ट्रीम थी वो हमसे अलग होकर अपने आप में डिसिप्लिन बनती जा रही है डे बाई डे। तो कहीं ना कहीं हमें हमारे सब्जेक्ट को ही जो है वो एनरिच करना है ताकि इसका जो एक रेलेवेंस है वो हमेशा बना रहे। और उस रेलेवेंस को बनाए रखने के लिए जरूरी है कि उसकी जो विचार हैं, जो बातें हैं, उस पर विचार किया जाए, उस पर मंथन किया जाए ताकि हम आने वाले टाइम में इसको और भी बेहतर ढंग से जो है वो सबके सामने रख पाएं और हम अपने इस सब्जेक्ट को एक यूं मैं कहूँगा कि इस शायद कायनात की शुरुआत से ये एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को हम बनाए रख पाएं। तो इस जो कायनात की जो शुरुआत है वो शुरुआत ही कहीं ना कहीं 2 ही चीज़ों से हुई, जिसमें एक समय है और एक आपका जो है टाइम और स्पेस जिसको हम बोलते हैं। मैं तो अक्सर बोलता रहता हूँ कि जो टाइम और स्पेस है उनकी स्टडी ही अपने आप में एक ज्योग्राफी है। तो अगर मैं इसकी शुरुआत करूँ तो मैं शुरुआत जो है क्योंकि सर ने जैसा कि टॉपिक जो दिया है वो ट्रेडिशनल टू मॉडर्न, यानी मतलब कि मैं ये कहूँगी अगर एंशिएंट टू मॉडर्न करें तो भी ठीक होगा। तो उसके अंदर अगर हम देखें तो जो सबसे पहले जो शुरुआती दौर जो मिलता है जहाँ पे हमें भौगोलिक या फिर हम यूँ कह सकें कि इस भूगोल के बारे में जो हमें जानकारियाँ मिलती है वो कहीं ना कहीं हमारे इस भारतवर्ष के ही किसी हिस्से के अंदर कुछ जो है पुराने हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने कुछ चीजें तैयार की और उसमें एक है जिसमें ऋग्वेद संहिता की जो एक 10वां मंडल है उसमें 129 एक सूक्त है।
तो उस सूक्त का मैं अर्थ बताता हूँ कि वो सूक्त ये कहती है कि इस सृष्टि की उत्पत्ति से पूर्व की जो अवस्था थी उसमें न सत था न असत था, न समय था न स्थान था, न मृत्यु थी न अमृत था, न रात्रि थी न दिन था, बस तमस से घिरा तमस था। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक ऐसा टाइम रहा होगा जब न समय था और न स्थान था, और जो आज हम अध्ययन कर रहे हैं वो किसी न किसी स्थान का समय के साथ में हम अध्ययन कर रहे हैं और उन्हें उसमें परिवर्तनों का हम अध्ययन कर रहे हैं। इसका मतलब एक टाइम ऐसा था कि जब ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यही बात की जो शुरुआत जहां ऋग्वेद से हमें देखने को मिलती है, वहीं आपको ऐत्रेय उपनिषद में अगर इस की चर्चा करेंगे तो वहां पे भी आपको एक चीज और देखने को मिलेगी कि प्रारंभ में केवल अकेला परमात्मा था, यानी जिसको हम सुपर पावर कह सकते हैं, एक सुपर नेचुरल पावर जिसको बोलते हैं, कोई भगवान बोल दे, कोई कुछ अलग शब्दों से कुछ भी हम इंगित करें, मगर वो पहले वो एक ही था और उसके अलावा किसी का कोई अस्तित्व था नहीं। और उसके पश्चात ही इस सृष्टि की संरचना हुई है। जब इस सृष्टि की संरचना हुई है तो इसका मतलब उस ब्रह्म तत्व, या जिसको हम कह सकते हैं जो बेस, जो मॉलिक्यूल था, या जो जो जो, जो एक एलिमेंट था, उसने इसकी शुरुआत की और उसकी क्रिया से ही जो है वो शून्य और माया के साथ वो जुड़ा, और उसी के रूप में एक जो है हमारी ये प्रकृति जो है हमारे सामने जो है वो हमारी उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। तो यहीं पे ही जो एक बात और कही गई है, और वो तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर ही अब बात कही गई है, उसमें जो उस तैत्तिरीय उपनिषद के अंदर बात की गई है उसमें कहा गया है कि पहले एक विस्फोट हुआ और उस विस्फोट से ही 5 तत्वों की उत्पत्ति हुई। जो एक विस्फोट हुआ, उस विस्फोट में जो हुआ उसमें सबसे पहले जो उत्पत्ति थी वो आकाश की थी। आकाश, जिसको आज आप स्पेस या फिर जो है उसको ईथर के नाम से भी जो है वो कुछ लोग बोलते हैं। तो ईथर जो था वो आकाश था, उसकी उत्पत्ति हुई, और उसी आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, पृथ्वी से औषधियां, औषधियों से अन्न, और अन्न से पुरुष की उत्पत्ति हुई। इसका मतलब ये है कि ये मेरा कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि ये जो भूगोल की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं हमारे जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से ही इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं। तो वो जो शुरुआत जो हमें देखने को मिली, उस भौगोलिक ज्ञान की जो हमें शुरुआत देखने को मिली, वो उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग थी उस टाइम को जो लेके जब शुरुआत में ये बातें लिखी गई। तो वो जो भौगोलिक ज्ञान था, उस भौगोलिक ज्ञान में सबसे पहले जो स्ट्रेस दिया गया, वो स्ट्रेस ये दिया गया कि हमें इन चीजों के बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारी उत्पत्ति के कारक हैं। ये वो बातें हैं जिनकी वजह से हमारी उत्पत्ति हुई है, और तो हमें इनका अध्ययन अवश्य करना चाहिए। हाँ, उस समय मैं ये कह सकता हूँ कि वो एक भूगोल शब्द जो एक, जैसा कि बीसी जाट सर ने और जो हमारे विश्वराज जी थे, उन्होंने जो उम्दा जो यहाँ पे अपना आलेख जो है वो पढ़े हैं और जो अपना लेक्चर दिया बहुत ही सुंदर दिया। तो उसमें उन्होंने इस बात का वर्णन किया कि भूगोल नाम के शब्द का तो वर्णन नहीं था, मगर इससे संबंधित चीजों का वर्णन था। तो ये जो बात जो निकल के आती है वो हमारी उस चीज से, वहीं से भूगोल की शुरुआत है। इसका मतलब जिस टाइम वो विस्फोट हुआ, उसी विस्फोट के समय ही समय और अंतरिक्ष की उत्पत्ति होती है, या यूं हम कह सकते हैं कि स्पेस की उत्पत्ति होती है। और इसी स्पेस के अंदर जो है वो अलग अलग समय पे अलग अलग बातों का होना और उनमें परिवर्तन आना और उनका अध्ययन करना ही भूगोल है। क्यों? क्योंकि ये जो स्थान, जो जिसको हम कह सकते हैं, या जो एक स्पेस, में स्थान नहीं कहूंगा, स्थान एक शब्द थोड़ा अलग चला जाता है, मैं स्पेस शब्द को अगर मैं कहूंगा, तो इस स्पेस का समय के साथ बहुत सारा परिवर्तन आया, और यह परिवर्तन का अध्ययन ही जो है वो एक हमारे भूगोल की शुरुआत करता है। तो इस भूगोल की जो शुरुआत है वो कहीं ना कहीं उस टाइम से ही शुरुआत हो गई थी जब इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी। तो ये पृथ्वी की उत्पत्ति से ही जो है इस चीज की मैं शुरुआत करना चाह रहा था। तो अब ये जो बातें लिखी गई, ये जो चीजें लिखी गई, ये हमारे उन धार्मिक ग्रंथों के अंदर भी जो है इसका वर्णन आपको देखने को मिलता है। तो वहां पे कहीं एक जगह जिक्र भी आता है कि क्या प्राचीन भारत का जो भारत में जो भूगोल लिखा गया, क्या वो धर्म आधारित था या धर्म भूगोल आधारित था। ये अभी एक मतलब कि इस पे मैं
कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मगर ये चीज हमें देखनी चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग के अंदर अगर जो आप जब कहीं पढ़ते हैं तब देखने को मिलता है कि उस समय का जो भूगोल है वो धर्म पे के ऊपर बेस्ड था। मगर मैं ये कहूंगा कि जो है वो भूगोल जो है वो धर्म आधारित नहीं, धर्म ही भूगोल आधारित था, क्योंकि उसके अंदर भूगोल का वर्णन किया गया है, भूगोल को समाहित किया गया है। तो अगर हम देखें तो जो इसकी जो शुरुआत जहां भारत में हुई, वो भारत में शुरुआत होती है कि खगोल से लेके भूगोल तक की बातें जो है हमारे ग्रंथ, प्राचीन ग्रंथ करते हैं, और उनमें देखने का जो पर्सपेक्टिव है, जो नजरिया है, जो चीजें वो ढूंढते हैं, जो खोजते हैं, वो चीजें हम आज भी ढूंढ रहे हैं, हम आज भी खोज रहे हैं। तो ये जो चीज है इसके अंदर आप देखोगे तो सबसे पहले हमारे इन ग्रंथों के अंदर 9 ग्रहों का वर्णन किया गया। 9 ग्रह, आज भी 9 ग्रह की पूजा होती है, और जो सनातनी संस्कृति है उसमें 9 ग्रहों की पूजा होती है। तो 9 ग्रहों और उन ग्रहों के रंगों का वर्णन किया गया उस समय। तो इसका मतलब ये है कि वो जो खगोल था, उसी खगोल के आधार पे ही बाद में जो है इस पृथ्वी की आकार और आकृति के बारे में बातें की गई, और वो भी बात ये भी की गई कि सूर्य न उदय होता है और न ही जो है अस्त होता है। ये बात आज शाश्वत सत्य है कि सूर्य न उदय होता है न अस्त होता है। ये तो हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति के आधार पे हम जो है उसका उदय और अस्त करते हैं। तो ये बातें जो है जो ज्ञान उस समय जो लिया गया और जो ज्ञान बताया गया, वो चीजें यहाँ पे मैं थोड़ा सा जिक्र कर रहा हूँ। इसके अलावा इन जो शुरुआती दौर हुआ, शुरुआती दौर में दिशाओं की भी बातें आई, तो ऋतुओं की भी बातें आई, वही सभी अध्ययन हम आज भी कर रहे हैं। उनके साथ हम चाहे हमने प्रोजेक्शंस बनाए हो, और या उनके आधार पे हमने जो है वो हमारे नेविगेशन के सारे सिस्टम जो है वो इनिशिएट किए गए हैं, तो वो सभी भी उस समय इन बातों का वो जिक्र है। इसके अलावा जो उस समय जिक्र किया गया, वो जिक्र किया गया कि हमारे जो है पूरा जो पृथ्वी जो हमें नजर आती है, उसको अलग अलग महाद्वीपों में भी हमने उसको बांटा। तो ये शुरुआत जो है वो बहुत पहले की शुरुआत है, और इस शुरुआत को कहीं ना कहीं हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया, या हमने उसको जो है जो विश्व के पटल पे जो हमें जितने पुरजोर से रखना चाहिए था वो हम नहीं रख पाए। इसी वजह से जो क्लासिकल जो एक कहा जाता है कि क्लासिकल या फिर हम शास्त्रीय भूगोल जिसको बोलते हैं, तो शास्त्रीय भूगोल के अंदर आप देखेंगे तो या तो जो ग्रीक रोमन्स आते हैं, और या फिर 17वीं 18वीं शताब्दी के जो लोग हैं, जिसमें हम्बोल्ट और रीटर साहब की जो है वो बात की जाती है। मगर कहीं पे भी इंडियन लिटरेचर और इंडियन जो राइटिंग्स है उनकी बातें नहीं आती। तो क्लासिकल कौन? मगर ये आज का पहलू नहीं है, मगर फिर भी मेरा एक जो मानना था वो मैं आपके सामने एक रख रहा हूँ। तो वो जो 7 महाद्वीपों में जो हमने इसको बांटा उस समय पृथ्वी के ज्ञान को, ये हमारा क्या था, यानी प्राकृतिक प्रदेशों में बांटना इस पृथ्वी को, ये क्या है, हमारी भौगोलिक ज्ञान की ही एक जो है वो उसको चिन्हित करता है, उसको बताता है। तो इसका मतलब कि यानी एक जो चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए, वो ऑब्जर्वेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, उन चीजों की शुरुआत से उस समय कर दी गई थी कि प्राकृतिक प्रदेशों के बारे में हमें पता होना चाहिए, और उन प्राकृतिक प्रदेशों के अंदर भी कई विभाजन होते हैं जिनको वर्ष के रूप में जाना गया, जिसमें भारतवर्ष अपने आप में एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, जो आज आप जो देश हमारे सामने है वो भारतवर्ष के बारे में बात की जाती है। तो इवन जो सनातनी है उनके अंदर भी जो एक बात की जाती है, उसमें भी जब विवाह समारोह या दूसरे कुछ संस्कार होते हैं तब एक एड्रेस बोला जाता है, और जो एड्रेस बोला जाता है वो टिपिकली एक ज्योग्राफिकल एड्रेस बोला जाता है कि आप जम्मू द्वीप के भारतवर्ष में इस खंड के इस भाग के इस गांव के या इस जगह के रहने वाले आप हैं। तो ये क्या है, ये मतलब कि वो भौगोलिक पता दिया जाता है कि जिस जगह पे आज आप उपस्थित होके ये संस्कार कर रहे हैं। तो ये हमारा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो भौगोलिक पता उस समय भी था, हमारे भौगोलिक पता आज भी है, और उन चीजों की शुरुआत उस समय ही कर दी। तो ये जो नॉलेज है, जो भूगोल की जो शुरुआत है, ये भूगोल की शुरुआत वहीं पे जो की गई, और जो ऑब्जर्वेशन थी वो ऑब्जर्वेशन भी यही निकल के आई। इसी के साथ में कई बहुत से विद्वान हुए जिनका आप सभी नाम जानते हैं, चाहे वो आर्यभट्ट हो, भास्कराचार्य हो, मगर उन सब ने अलग अलग रूप से अपना अपना योगदान दिया। तो अगर मैं कहूँ कि अगर सारांश रूप से अगर मैं देखूं तो जो प्राचीन भारत के अंदर जो भौगोलिक ज्ञान की जो बात की गई, या जो एक भूगोल को एक डिफाइन करने की जो बात की गई,
तो वो किस तरह से आई, वो उसमें बात जो आती है वो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जो आज भी हम फिजिकल ज्योग्राफी जब भी पढ़ते हैं तो उसमें शुरुआती दौर में जो कुछ चैप्टर पढ़े जाते हैं वो हमेशा इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और इस पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ही पढ़े जाते हैं। तो ये बातें जो है वो बेस जो है उस टाइम पौराणिक टाइम में भी हमारा रहा है। फिर दूसरा, हमने इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ टाइम और स्पेस की उत्पत्ति, जिनके ऊपर हमारा पूरा का पूरा भौगोलिक ज्ञान टिका हुआ है, जिसमें हमारा पूरा भूगोल टिका हुआ है, उसके बारे में भी वर्णन जो है वो प्राचीन भारत में किया। तो वो जो प्राचीन भारत में जो टाइम और स्पेस को लेकर जो वर्णन किया गया वो ही आज भी इसी भूगोल का आधार है। यानी इसका मतलब भूगोल का जो आधार दिया गया था वो भूगोल का आधार हमारा वही है जो हमें प्राचीन ग्रंथों में दिया गया। अब इसके साथ में एक और जो बात जो हम कई बार पढ़ते हैं और जो विचार भी रखते हैं, वो चाहे वो कॉस्मोलॉजी हो या चाहे कॉस्मोग्राफी और वहां से लेके चाहे ज्योग्राफी, तो इन सभी के अंदर हम इन सभी तथ्यों का अध्ययन हम करते हैं और यही प्राचीन भारत से हमारी शुरुआत हुई। तो ये वो था जब एंशिएंट टाइम में जो भूगोल जो लिखी गई, वो हो सकता है एक अलग ढंग से लिखी गई, उसको भूगोल शब्द देके एक नहीं लिखा गया, मगर ये सब लिखा गया। तो इन सब के बाद अगर मैं एक ओवरऑल उसके पिक्चर देखूं कि आखिर इसमें ऐसा क्या ऑब्जर्वेशंस लिखी गई, जो आज के पर्सपेक्टिव में, जैसा कि हम जो ज्योग्राफी को हमने जो डिवाइड किया हुआ है, या फिर जैसे हम पढ़ते हैं कि ज्योग्राफी के दो मेजर पार्ट होते हैं कि एक फिजिकल ज्योग्राफी, एक ह्यूमन ज्योग्राफी। तो अगर वो देखें तो उन लोगों का जो ज्यादा स्ट्रेस जो रहा वो फिजिकल एस्पेक्ट पे रहा, क्योंकि वो नदियों, पहाड़ों, पर्वतों, इन सब की वो बातें करते हैं। ठीक है, सभी प्राकृतिक प्रदेशों की बातें करते हैं। हाँ, मानव का एस्पेक्ट मगर वो बहुत कम है, और उस टाइम फिजिकल एस्पेक्ट की बातें ज्यादा रही। तो इसका मतलब प्राचीन जो टाइम था, उस प्राचीन टाइम में जो चीजें लिखी गई उनमें फिजिकल एस्पेक्ट के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस। अगर हम देखें कि क्या हमने तो चलो ठीक है भारत के एरिया में इस तरह से ऑब्जर्व किया गया और इस तरह से जो है वो लिखा गया, तो बाकी लोगों ने किस तरह से इसको ऑब्जर्व किया और उन्होंने कैसा लिखा। अगर हम ये देखें तो जो ग्रीक्स थे, जो ग्रीक्स लोग या यूनानी लोग जो थे, उन्होंने भी यही चीजें ऑब्जर्व करने की जो है वो कोशिश की और यही चीजें बताने की कोशिश की। ये अलग बात रही कि वो उनकी जो एक्यूरेसी जो थी या फिर वो उनका जो बातें बताने की जो बातें थी वो काफी कई मतलब कि मजाकिया किस्म की रही शुरुआती दौर पे, क्योंकि उनका उस वक्त का जो नॉलेज था वो नॉलेज इतना नहीं रहा कि जिसकी वजह से वो काफी सटीक बातों को जो है वो कर सकें। जैसे आकाश जो है वो खंभों पे खड़ा रहना, तो ये इस तरह की जो है वो कई हास्यास्पद घटनाएं हुई, मगर फिर भी उन्होंने भी अपनी तरफ से जो है चीजों को ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व किया तो उसमें जो पृथ्वी का चाहे आकार हो और चाहे सूर्य हो, उन सब के बारे में भी उन्होंने जो है वो बात करने की कोशिश की। ठीक है, अब इसमें चाहे आप होमर साहब की बात ले लो, चाहे थेल्स, एनेक्सिमेंडर या हेरोडोटस, हेकेटियस, प्लेटो, अरस्तु से लेके आप जो है वो हिपार्कस और पोसिडोनिस सभी की बातें कर सकते हैं। इन सब का जो टाइम था ये उस प्राचीन भारत के टाइम के बाद का टाइम रहा है, कुछ पैरेलल टाइम रहा। ठीक है, तो ये जो इन्होंने जो ऑब्जर्व किया, इन्होंने जो भूगोल के रूप में कुछ चीजें बताने की हमें कोशिश की थी, उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें चाहे पृथ्वी का आकार हो, चाहे परिधि हो, चाहे पवने हो, ठीक है, चाहे जलवायु के कटिबंधों की बात की हो, चाहे जलवायु प्रदेशों की बात की हो, ज्वार भाटे की बात की हो, वेजिटेशन की बात की हो, तो इन सभी चीजों में फिर आप एक कॉमन पार्ट देखेंगे कि ये जो भूगोल का जो शुरुआती दौर था इसमें फिर फिजिकल एस्पेक्ट पे जोर दिया। यही जो चीजें थी, इन्हीं को ही भूगोल का आधार और इन्हीं के अंदर भूगोल को रखा गया और भूगोल को ढूंढा गया। तो ये जो शुरुआत दौर थी इसमें भी जो बातें रखी गई वो इसी तरह से फिजिकल एस्पेक्ट को ही जो है बात की, कहीं पे कुछ ह्यूमन एस्पेक्ट की बात है मगर वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रही। फिर बात आती है कि जो रोमन्स आए, रोमन्स का जो टाइम था वो टाइम काफी मतलब कि काफी अलग टाइम रहा, और अब इन लोगों ने जो है वो उस फिजिकल एस्पेक्ट से निकल के कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स और दूसरे डायमेंशंस के अंदर भी कुछ ऑब्जर्वेशंस करने लगे। यानी जो बातें जो आनी चाहिए थी भूगोल में, क्योंकि भूगोल को अभी तक डिफाइन नहीं किया गया, जैसे जाट सर ने भी जो है एक्सप्लेन किया और हमारे
विश्वराज जी ने भी जो है उसको जो है एक्सप्लेन किया, उसमें अगर आप देखेंगे तो भूगोल अभी भी डिफाइन नहीं रहा, मगर उन्होंने कुछ राइटिंग्स जो लिखी, उस राइटिंग्स में जो कंक्लूजन जो निकल के आया, तो उन्होंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से कई जगहों के बारे में लिखा, कई जगहों का राजनीतिक रूप से उस जगह के फिनोमेना को उन्होंने ऑब्जर्व किया, और कई जगह पे प्रादेशिक रूप से जो है किसी एक प्रदेश के बारे में उन्होंने कुछ तथ्यों के बारे में लिखना शुरुआत किया। ठीक है, और इसी टाइम पे जो धीरे धीरे जो है वो उन्होंने इस पृथ्वी का जो है एक मानचित्र बनाने के ऊपर भी जो है काम करना शुरू किया, जो हमारा भूगोल का एक प्रमुख स्तंभ है, मानचित्र। तो ये जो दौर था, इस दौर में भूगोल को एक अलग ढंग से जो है वो ऑब्जर्व किया जाने लगा, यानी ऐतिहासिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और फिर उनके साथ में जो है वो जो इतिहास का और भूगोल का एक जो संबंध होना चाहिए, उसमें भी कुछ चीजें लिखी गई। वो सोच समझ के यूं नहीं लिखी गई कि भूगोल का इतिहास पे और इतिहास का भूगोल पे क्या प्रभाव हो, मगर उनकी ऑब्जर्वेशंस में ये चीजें आने। तो ये वो एक दौर था जहाँ फिजिकल एस्पेक्ट से थोड़ा सा हम आगे निकल पाए। वही इसी के साथ में जो बाद का जो टाइम आता है, और वैसे कहते हैं कि वो अंध युग था, वो कोई अंध युग नहीं, वो हो सकता है कि यूरोपियंस के लिए वो अच्छा समय नहीं रहा, मगर दूसरे विश्व के लिए वो अच्छा समय रहा। तो उसी टाइम पे जो अरब्स जो आते हैं, तो अरब्स ने भी जो है वो, क्योंकि अरब्स की कुछ यूनिक फीचर्स थी, या फिर उनकी ये कह सकते हैं कि उनका रूटीन का या लाइफ का कुछ ऐसा पार्ट था जिसकी वजह से उनको ये सब चीजों को सोचने और समझने का एक उनको अवसर मिला, या फिर वो एक मजबूरी, या आप कह सकते हैं कि उनको वो मजबूर हुए इस तरफ सोचने के लिए। तो वो जो उनकी जो प्रैक्टिसेस थी, उनमें चाहे वो ट्रेड करना हो, चाहे ट्रेड रूट्स पे जाना हो, या फिर अपने एम्पायर को एक्सटेंड करना हो, तो वो सब चीजों ने उनको कुछ चीजों को और सोचने के लिए जो है वो प्रोत्साहित किया। और फिर उस टाइम पे जो भूगोल को ऑब्जर्वेशन में लिया गया, वो भूगोल का ऑब्जर्वेशन कुछ अलग ढंग से रहा। वो जो ऑब्जर्वेशन रहा, उस ऑब्जर्वेशन के अंदर उन्होंने जो उस जगहों के, अलग अलग जगहों के ऊपर जो सिचुएशंस जो देखने को आपको मिलती है, वहाँ की जो क्लाइमेटिक कंडीशंस जो देखने को मिलती है, या ट्रेड के लिए जो चीजें जो उनको देखने को मिलती हैं, उनके बारे में उन्होंने उसको जो है वो एक्सप्लेन करना शुरू किया। जब उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया, तो नो डाउट उस टाइम पे जो है वो भौतिक भूगोल जिसको हम कह सकते हैं, जिसके अंदर आपकी जलवायु भी है, जिसके अंदर आपकी जो वहाँ के लैंड फॉर्म्स और वो जो परिस्थितियां हैं, चाहे वो डेजर्ट हो, चाहे पहाड़ी भाग हो, मैदानी भाग हो, वो सब चीजों को भी उन्होंने वर्णन किया। और साथ में उस किसी एक एक अलग अलग जगहों के बारे में भी उन्होंने वर्णन करना शुरू किया। इसका मतलब ये हुआ कि उन लोगों ने भौतिक और प्रादेशिक रूप से भी अपनी चीजों को संकलित करना शुरू किया, और वो भूगोल का एक वो फॉर्म जो है वो निकल के सामने आया। जब अरब जब इस तरह की बातें और जो उस आसपास के एरिया के बारे में, और जहां जहां तक वो ट्रेवल किया उन्होंने, उसके बारे में जब उन्होंने देखा, समझा और जो लिखा, उसी के टाइम के बाद, जस्ट बाद ऐसा टाइम आया कि जब कुछ इन्वेंशंस होने लगी और कुछ नई नई चीजों को खोजा जाने लगा, तब अब पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होने लगता है। अब सिर्फ वो एक टिपिकली एक जो ऑब्जर्व किया और जो लिख दिया, वो वहां तक ही सीमित नहीं रहा। अब एनालिटिकल पार्ट जो है वो शुरुआत होती है, और यानी मतलब कि एक दूसरे के साथ किस तरह से संबंध हो सकते हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि अब वो टाइम आता है जिस टाइम पे ज्योग्राफी के अंदर जहां टाइम और स्पेस जहां बेस बनते हैं, उसके साथ में और क्या चीजें बेस बन सकती हैं, वो समय था। तो वो जो समय था, उस समय के अंदर जो बातें की गई, यानी चाहे वो वार्निश साहब हो, चाहे इमैनुअल कांट हो, फिर उनके बाद चाहे हम्बोल्ट हो, चाहे रिटर हो, उन सब ने एक चीज को रखा। वो क्या रखा? उन्होंने रखा कि हम ये पहले भी बहुत से लोगों ने अलग अलग चीजों के बारे में लिखा और समझा, तो आखिर हमें इस भूगोल जो बनने जा रही है, वो भूगोल में क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि कोई भी फिनोमिना जो हम इस यहाँ पे जो ऑब्जर्व करते हैं, इस पृथ्वी पे जो भी कोई फिनोमिना हम ऑब्जर्व करते हैं, वो फिनोमिना कैसा है, मतलब कि क्या वो एक जैसा फिनोमिना है, या उस फिनोमिना में कुछ डिफरेंसेस। तो उन्होंने उस फिनोमिना को पकड़ना शुरू किया और उस फिनोमिना को अलग अलग जगहों पे चेक करना शुरू किया। तो इसका मतलब उस पर्टिकुलर एक घटना को या एक उस बात को, क्या वो सभी जगह एक है या क्या वो सभी जगह अलग है, यानी यूनिटी और हेट्रोजेनिटी की जो है वो बात करने लगे।
और उसके साथ में एक बात और करने लगे, क्या इनके बीच में कोई संबंध है? अगर संबंध है तो कैसा संबंध है? क्योंकि अब बात संबंधों पे आने लगी। जब बात संबंधों पे आने लगी तो उसके साथ में उनके अंदर किस तरह का वितरण है, उन संबंधों का किस तरह का वितरण है। जब ये चीजें आने लगी तो अब भूगोल ने अपने आप में एक शेप लिया और अपने आप में वो निखर किया। तो अब पता चला कि भूगोल है क्या, कि भूगोल एक किसी स्पेस का, किसी समय के साथ में अलग अलग घटनाओं का आपसी संबंध और उनका वितरण कैसा हो, यही अध्ययन अपने आप में भूगोल। तो ये जब चीजें आने लगी और ये जब बेस बना, तब अब इसके आधार पे सभी चीजों को सोचा और समझा जाने लगा। और फिर भूगोल को जो है वो अलग अलग मायनों में अब चश्मे बदलने लगे सबके। किसी ने इसी चीज को, इन्हीं पैरामीटर्स को एक अलग मायने में चीजों को देखा, सेम पैरामीटर्स के साथ में किसी ने दूसरी किसी चीज को देखा। तो जब उन्होंने सब चीजों ने को अलग अलग लोगों ने देखने लगे, अब उनको जो है वो एक ही जगह पे होने वाली घटनाओं के अलग अलग डायमेंशंस नजर आने लगे सभी। जब वो डायमेंशंस अलग अलग नजर आने लगे, तभी हमारी भूगोल का जो है वो विस्तार होने लगा। और अब जब विस्तार होने लगा तो उस विस्तार के साथ में कुछ द्वंद्व भी आए, कि एक आदमी ने कहा कि मैं इस चीज को ऐसे ऑब्जर्व करना चाहता हूं और ये चीजें ऐसे होती है। दूसरे ने कहा ऐसा नहीं, ये चीजें ऐसे हैं और ये ऐसे होनी चाहिए और ऐसे ऑब्जर्व करनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अब भूगोल के अंदर जो एक कंपटीशन हुआ, वो कंपटीशन उनकी मेथोडोलॉजी का होने लगा। ये वो दौर था जब अब भूगोल के अंदर मेथोडोलॉजी जो शब्द है वो अब डोमिनेट करने लगा, कि आखिर इन चीजों को, घटना वो एक ही है, मगर मेरा देखने का नजरिया क्या होगा, वो नजरिया किस मेथड से होगा, किस तरीके से होगा, और उसके आधार पर मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, उसमें द्वंद्व शुरू होता है। जब ये द्वंद्व शुरू होता है, जब तब अब चीजें जो है वो अलग अलग फील्ड से, अलग अलग जगहों से लोग उठा के एक जगह पे रखना शुरू करते हैं। चाहे वो सोशियोलॉजी से हम कुछ चीजों को लेके आए हो, चाहे हम इकोनॉमिक्स से कुछ लेके आए हो, चाहे हम पॉलिटिकल से कुछ लेके आए हो, हम सब ने, जो भी उस टाइम के जो विद्वान थे, उन सब लोगों ने अलग अलग जगहों से अलग अलग जो बातें थी, एक अलग अलग सोच थी, तरीके थे, उन सभी तरीकों को भूगोल के अंदर समाहित किया जाने लगा और उस नजरिए से भूगोल को देखा जाने लगा। तो ये जब परिवर्तन आने लगा, जब भूगोल में इस तरह का परिवर्तन आने लगा, तब हम देखते हैं कि चाहे वो जर्मन्स ने इन चीजों को जो देखा, वो उन्होंने किसी एक पर्सपेक्टिव को ज्यादा एम्फेसाइज किया और उसी के नजरिए से बाकी भूगोल के जितने भी फिनोमिना हैं, उनके अंदर क्या रिलेशंस हैं, उनका कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, उन चीजों को उन्होंने वैसा देखा। मगर वो चीजें फ्रांसीसियों को कभी पसंद नहीं आई। तो उन्होंने, फ्रांसीसियों ने सेम चीज को अलग ढंग से उसको देखा और उन्होंने कहा कि ना जी, आप जहां ये कह रहे हो कि सब कुछ ही जो प्रकृति करेगी, वो नहीं, मानव भी कुछ कर सकता है। तो ये नजरिया जो बदलना, जो शुरुआत होती है, ये क्यों शुरुआत हुई? क्योंकि मैथोलॉजिकल एस्पेक्ट सबके अलग अलग आने लगे और उन्होंने अलग अलग चीजों को उसमें इन्वॉल्व करना शुरू किया। तो ये इस तरह से भूगोल के अंदर एक तरह से, मतलब कि कभी भूगोल को इधर ले जाया गया, कभी भूगोल को इधर ले जाया गया। तो मगर ये एक अच्छी शुरुआत थी, क्योंकि इसमें अलग अलग एस्पेक्ट को लाया गया और उन पे विचार मंथन हुआ। जब विचार मंथन होने लगा, तब उसी क्रम में जो है वो बाद में जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने अपने विचार कैसे रखे। यानी वो, क्योंकि ब्रिटिशर्स की शुरुआत से ही जो नीति थी वो साम्राज्यवादी नीति के वो प्रशंसक रहे हैं या उसको ही फॉलोअर्स रहे। तो उन्होंने इसी भूगोल को जो है वो वर्ल्ड के ऊपर कैसा साम्राज्य किया जाए और उस साम्राज्य के नाम पे शांति कैसे स्थापित की जाए, मैकेंडर साहब लिखते हैं। यानी मैकेंडर साहब की जो 3 बुक्स आई, उन तीनों बुक्स के अंदर मैकेंडर साहब ने बड़े भले ढंग से लिखा कि साहब, विश्व में अगर शांति स्थापित करनी है तो जो है हमें कुछ कुछ एरिया वैसे से कब्जे करने होंगे, यानी शांति भी स्थापित हो और साम्राज्यवाद भी हो। तो उन दोनों परिस्थितियों को मेंटेन करने के लिए उन्होंने ये 3 बुक्स लिखी और उसी के आधार पे उस भूगोल को उस नजरिए से और उस मेथोडोलॉजी से देखा, और जो आज हमारे सामने।
तो ये जो 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 एक बदलाव आता है। इसी तरह से जो आपके फिर जो दूसरे कुछ लोग आए, जिसमें स्टेम साहब भी थे। स्टेम साहब ने काफी अच्छे ढंग से जो है वो दूसरे डायमेंशंस की और ज्योग्राफी को लेके गए। उन्होंने कहा ठीक है साहब, ये सब चीजें आपका चल रहा है, उसको पढ़ना भी कैसा चाहिए ज्योग्राफी को, क्या रीजनल रूप से पढ़ना चाहिए, सिस्टमेटिक रूप से पढ़ना चाहिए, क्या फिजिकल पढ़ना चाहिए, क्या ह्यूमन पढ़ना चाहिए, सभी बातों पे अलग अलग ढंग से बातें होने लगी। मगर उसी टाइम पे जो है वो स्टेम साहब की एक बड़ी अच्छी बात निकल के आई। स्टेम साहब ने कहा कि कुछ भी हो जाए, आप भूगोल का अध्ययन, जो भौगोलिक अध्ययन करना चाह रहे हो, आप कैसे भी करें, मगर उसका एंड रिजल्ट एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए मानव कल्याण। यानी अगर कुछ करना चाहते हैं, कोई भी भौगोलिक अध्ययन में किसी भी विधि तंत्र से, किसी भी मेथोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए आप पढ़िए और उसको समझिए, मगर उसका एंड रिजल्ट एक होना चाहिए, वो होना चाहिए मानव कल्याण। तो ये बात उन्होंने बहुत अच्छी उस टाइम पे रखी। तो जो एक पर्सपेक्टिव जो निकल के आया कि ओके, ये जो है हमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक स्वार्थ परायणता नहीं, एक मानव कल्याण भी एक जो है भूगोल के अंदर एक वेलफेयर ज्योग्राफी जिसको हम कह सकते हैं, वेलफेयर ज्योग्राफी का जो एक शुरुआत जो थी वो डंडले स्टेप्स आपने उसको जो है वो रखते हैं। इसी समय के साथ साथ जब समय चल रहा था, इसी समय के साथ जो डेविस साहब थे, जिनका अभी जिक्र भी किया हमारे मेरे से पहले के वक्ताओं ने, तो उन्होंने जो एक नया एक एस्पेक्ट रखा, मतलब कि क्योंकि इस भूगोल की जो शुरुआत है वो स्पेस और टाइम के साथ होती है, तो उन्होंने टाइम के ऊपर ही क्वेश्चन खड़ा कर दिया। ये एक वो दौर आया जब जिसकी आधार है उस आधार पे क्वेश्चन खड़ा किया, और क्वेश्चन खड़ा करके पूछा कि क्या भूगोल जो हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस स्पेस का हम अध्ययन कर रहे हैं, क्या वो टाइम बाउंड है या टाइम फ्री है? क्योंकि इस यूनिवर्स की उत्पत्ति जहां दो चीजों के साथ होती है, समय और उस स्पेस के साथ, तो उन्होंने उस टाइम के ऊपर ही क्वेश्चन खड़ा किया, जिसमें डेविस साहब ने कहा कि नहीं, टाइम के साथ ही सारी चीजें होती हैं, टाइम के निरपेक्ष कुछ भी नहीं है, मतलब कि उससे स्वतंत्र नहीं है। अगर कोई भी फिनोमिना हम देखना चाहते हैं, बेसिकली उन्होंने साइकिल ऑफ इरोजन के बारे में बात की, उन्होंने एक फिजिकल एस्पेक्ट के बारे में बात की, तो मगर उन्होंने समय को एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में माना, और उन्होंने कहा कि अगर समय के साथ ही सारी घटनाएं हो सकती हैं, अगर समय अगर इतना दिया जाएगा तो उसी आधार पर उतनी घटनाएं होंगी। मगर पैंक साहब इसके बिल्कुल ही समर्थक नहीं थे। उन्होंने कहा ना ना ना, आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं, क्योंकि कुछ जो दूसरे ग्रुप थे उन्होंने कहा कि कोई भी घटना कभी भी समय आधारित हो ऐसा आवश्यक नहीं। क्या मैं अगर एक किसी भी लैंड फॉर्म के फॉर्मेशन के लिए 25 साल दे दूं, तो क्या वो 25 साल में सेम लैंड फॉर्म दूसरी जगह बनेगा? नो, कभी नहीं, आवश्यक नहीं। वो हो सकता है कि 2000 साल ले ले। वो किस पे बेस करता है? उन्होंने कहा कि वो समय आधारित नहीं, वो प्रोसेसेस की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, और ये जितनी भी घटनाएं इस पृथ्वी के ऊपर हो रही हैं, जितने लैंड फॉर्म्स बन रहे हैं, वो समय से फ्री हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी जो क्रिएट हुई, और इस कंट्रोवर्सी पे जब आगे बात बढ़ी, तो यानी बहुत अच्छी चीजें जो है वो हमने जो है वो हमें देखने को मिली। और इसी चीज के आधार पे आगे कुछ लोगों ने और अपनी बातें रखी, और नो डाउट जो हमारे डेविस साहब थे, डेविस साहब एक ऐसे भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने बहुत लंबे समय तक प्रशंसा और वाहवाही लुटी है अपने जमाने में। तो वो उनके बाद में जो कुछ लोग आए, उन्होंने उस चीजों से थोड़ा हट के दूसरी तरफ भी जो है वो ध्यान केंद्रित होने लगा, और मानव को भी एक जो है और उसके द्वारा निर्मित भी जो लैंडस्केप्स या लैंड फॉर्म्स, हम ये लैंडस्केप्स कह सकते हैं, कि वो जो है उनके ऊपर बात होने लगी। तो इसी दौर में जब मानव के द्वारा बहुत सी चीजों को सृजित किया गया इस पृथ्वी पे, और उनके उस फिनोमिना और उस फिनोमिना का उस पृथ्वी के दूसरे जो प्राकृतिक फिनोमिना है उनसे क्या लिंक है, उनका आपस में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, वो एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं, इन सब चीजों की बातें होने लगी। चाहे वो सेंट्रल प्लेसेस के रूप में हो, चाहे वो प्राइमेट सिटी के रूप में हो, उन सब की बातें होने लगी। जब ये बातें आने लगी, तब लोगों को लगा कि क्या हम भूगोल के अंदर जितनी बातें कर रहे हैं, उन बातों को हमें सिर्फ शाब्दिक रूप से ही समझाना चाहिए, कुछ हम उसमें स्टैटिस्टिक्स का भी इस्तेमाल करते हैं। तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन एक अपने आप में एक उन्हीं चीजों को जो हम शाब्दिक रूप से समझा रहे थे, उन्हीं चीजों को एक प्रमेय के रूप में, एक थ्योरम के रूप में, एक इक्वेशंस के रूप में समझाया जाने लगा। ये एक वो दौर आया। मगर फिर इसी दौर के साथ में फिर दूसरा एक दौर और चल पड़ता है, जो अब जबरदस्त आपस में द्वंद्व का टाइम था, और जिसमें मैथोलॉजिकल डायमेंशंस में एक डिफरेंसेस थे।
अब ये वो दौर था जब फिलॉसफी ने अपना पावर, जिसको हम कह सकते हैं कि जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली हमारे सामने आने, क्योंकि अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें फिलोसॉफिकल डायमेंशन की बातें नहीं हो रही थी, डायरेक्ट जो ऑब्जर्वेशंस चल रहे थे उनके ऊपर हम सारी बातें कर रहे थे। मगर अब वो जो दौर आया जिसके अंदर चाहे आपकी पॉजिटिविज्म हो, ह्यूमनिज्म हो, बिहेवियरलिज्म हो, रेडिकलिज्म हो, उन सब में फिलोसॉफिकल बातों को सम्मिलित किया गया और उन सभी बातों के आधार पे ये डिसाइड किया जाने लगा कि क्या भूगोल का अध्ययन इस तरह से होना चाहिए या भूगोल में सिर्फ उन्हीं बातों का अध्ययन होना चाहिए जो हमें फिजिकली विजिबल है, या फिर उन डायमेंशंस की भी हमें बातें करनी चाहिए जो फिजिकली तो हमें विजिबल नहीं है फिर भी वो पार्टिसिपेट करती हैं, यहाँ के जितने भी लैंडस्केप्स हैं उसको बनाने में वो पार्टिसिपेट करती हैं। तो ये इस तरह से जो है भूगोल के अंदर समय के अनुसार जो है वो बहुत सारे फिलोसॉफिकल, मेथोलॉजिकल, ऑब्जर्वेशनल जो डिफरेंसेस आए उसी के आधार पे हमने भूगोल को अलग अलग चश्मों से देखा और उसको समझने की कोशिश की। मगर ये जरूर बात है कि हमने समझा किसको, किसी स्थान पे किसी घटना के आपसी संबंधों का और उनके वितरणों को हमने समझने की कोशिश की। तो यही भूगोल है और इसी समझने के क्रम में जो आज का दौर चल रहा है, इसी दौर के अंदर आप चाहे टेक्नोलॉजी को, जहां हम फिलोसॉफिकल एक जो हमारी जो एक मतलब कि एक आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट है वो, तो एक पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट चल रहे थे, उसी में आज टेक्नोलॉजी का दौर है। जैसा कि हमारे सर ने बताया हमें कि जो आज का टाइम या डिजिटल टाइम की जो बात जो सर ने कही थी, तो वो विषय सर ने, तो वो जो टाइम है वो टेक्नोलॉजी का टाइम है। अब आज हम सारी चीजों को उसी टेक्नोलॉजी के डायमेंशंस पे देख रहे हैं, मगर हमें ये बात ध्यान रखनी चाहिए इन्हीं किससे हम टेक्नोलॉजी कोई भी इस्तेमाल कर लें, मगर जो बेस है, जो फिलोसफी है, वो हमारी हमेशा एक्यूरेट रहना चाहिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपने आप में कुछ भी नहीं है, वो तो हमारी जो सोच है, हमारा जो 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 फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट होगा उसी के आधार पे वो टेक्नोलॉजी रिजल्ट देगी, हमें एक्यूरेसी बढ़ा देती है किसी चीज को देखने की। बाकी उनमें उनकी इंटरेक्शंस क्या हैं, ह्यूमन का और फिजिकल का आपस में क्या रिएक्शंस हैं, वो हमें हमारी फिलोसफी और हमारी बातों के आधार पे ही समझना होगा। इन सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझसे पहले बीसी जाट सर और विश्वराज सर ने भी बहुत सुंदर तरीके से जो है इन चीज़ों को एक्सप्लेन किया, तो आप सबका भी आभार। और विश्वजीत सर और ज्योति मैम, आप दोनों का भी बहुत बहुत आभार। और मैं माफ़ी चाहता हूँ कि पिछली बार मैं नहीं आ पाया था, वो मेरी कुछ मजबूरियाँ हो गई थी, तो आज वापस रूबरू हुए और बहुत अच्छा लगा आप सबसे मिलके। थैंक यू सर, थैंक यू। सच में बहुत अच्छा हमें भी लगा, इवन खास करके आपने जैसे जियोग्राफी को डिफरेंट ढंग से आपने डिस्क्राइब किए। विश्वराज शर्मा जी ने एक चैनल उसका बना दिया जो डिस्कशन के, एंड उससे पहले भी हमारा बीसी जाट सर ने भी बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया कैसे एंशिएंट पीरियड से जियोग्राफी का डेफिनेशन चेंज होता होता आज किस तरफ मोड़ ले रहा है। तो इसके रिगार्डिंग काफी सारे जियोग्राफर्स भी हमारे साथ में देख रहा हूँ जुड़े हैं। आर.के. अभय सर हैं दिल्ली के दयाल सिंह कॉलेज से, और भी कुछ जियोग्राफर है, मैं पूरा तो नाम यहाँ पे देख रहा हूँ। तो मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस पूरे लेक्चर के ऊपर अगर कोई भी सजेशन या कोई भी वक्तव्य आप भी रखें। मैं आर.के. अभय सर, आप हैं क्या? हेलो जी सर, मैं यही हूँ। अच्छा। आर.के. अभय सर, हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, बट आर.के. अभय सर एंड रामेश्वर सर हैं हमारे साथ, तो उन दोनों को हम रिक्वेस्ट करेंगे अगर इस पूरे लेक्चर के ऊपर एक समरी या कंक्लूजन आप लोग रखें अपनी तरफ से, प्लीज। आर.के. अभय सर, प्लीज। Thank you. You have given me the difficult task actually, BRC. This is, I think all the three speakers were good, very good. I was listening to Dr. B.C. Jat in Hindi, but excellent. I have called him actually after his lecture, but he just said, sir, I will call you back. I would like to congratulate Dr. B.C. Jat for delivering this informative lecture.
And I would like to know about him that he was mentioning that AAG, Association of American Geographer, has classified our geography into 2 branches, and they have listed down 51 branches. So I would like to know the reference. Sir, मुझे उसके बारे में ही फोन करना था. So he has explained these things very decently. Dr. Vishwaraj is very close to me, and he is always there, and he actually touched upon my content, because I am also engaged in teaching evolution of geographical thought, and he explained it in that way, from Greek time period to from how, why, and where concept in geography initially, and later on till the modern period, realism, idealism. Fantastic. He touched upon many new dimensions of geography which are upcoming. And Dr. Kheraj also talked about a lot. I missed him a little bit, but he is also very nicely explained that how human dimension has improved over the time period. So I think this is all credit goes to the speakers and ultimately to BRC for bringing these bunches of flowers from different parts and putting them together in a bouquet and making this lecture a wonderful lecture. Thank you, BRC. Thank you, Jyoti, because she has also coordinated all the speakers together. I can see Dr. Rameshwar Prasad is also there, and he is always there to support the speaker, because when the people are listening to you, and that is the ultimate thing, that people should listen that what you have to say about geography. Geography is facing lots of challenges, ups and downs since the beginning, almost 2,500 years history we have, and still we have the identity crisis sometimes, like we are the part of social science or we are the part of science. Many departments in many universities, geography is sometimes as the part of faculty of science. Somewhere it is part of, like in Delhi University, we have as a part of social science. And we have also organized a lecture on geography, that Science of Geography by Professor Anu Kapoor, I think 2 years back. And she has argued that this is the characteristic of geography. That is why we became unique discipline. And Dr. Kheraj as well as Dr. Vishwaraj has also mentioned that we are the integrating discipline. And that is not our weak point, but that is our strength actually, that we integrate these pure sciences and as well as the social sciences. So we act as a bridge. And I think in new education policy also, multidisciplinarity, interdisciplinarity has been given more weightage. And that is why geography is going to play a very important role in propounding these kind of disciplines, isn't it? So thank you, BRC, for speaking me some few lines. And thank you, Dr. Kheraj, Dr. Jat, and Dr. Vishwaraj, Dr. Rameshwarji. Thank you so much. And all the participants who are sitting. Thank you, Jyoti, and thank you, BRC. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. So, Dr. Rameshwar, your comment, please. Hello. Yes. Thank you to all of you, sir. सबसे पहले मैं आपके जितने भी रिसोर्स पर्सन हैं बहुत ही अच्छे ढंग से ज्योग्राफी रिलेटेड थिंग्स को प्रस्तुत किया, बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। विश्वजीत जी को मैं इसके लिए विशेष बधाई देना चाहता हूं कि 20 आयोजनों पर इन्होंने बहुत अच्छे आयोजन करते रहते हैं। सुदीप जी हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, ज्योति जी, अभय, डॉक्टर अभय जी ऑल्सो प्रेजेंट देयर। ज्योग्राफी के संबंध में मैं तो आज ये मेरा 13वां एपिसोड है, उसमें व्यस्त था, बहुत सारे बातों को नहीं सुना। हम सारे लोगों को आमंत्रित देते हैं, इंटरनेशनल लेवल का है, 4 बजे लिंक खुलेगा, आप लोग आए। ये ज्योग्राफी साइंस ऑफ ऑल साइंसेज के रूप में देखा जाता है। इसके आगे मैं क्या बहुत सारी चीज नहीं सुन पाया, इसलिए आप सभी को वंस अगेन थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू। So thank you, Jyoti. Now I'll request to give the vote of thanks and conclude this session. Vishwaraj sir is here again. Yes. I think उसमें disconnect हो गए थे विश्वास से।
I would like to congratulate you, sir, once more time. पूरा geographical thought आपने आज revise करा दिया from the Greco-Roman period, idealism and realism. Fantastic lecture, sir. Fantastic. Thank you so much, sir. Thank you. It was a very good initiative by your colleague. VRC, yes. And thank you very much. Okay, sir. Okay, sir. So last but not the least, I will proceed to the vote of thanks. I would like to express my gratitude to all the esteemed delegates of webinar for their presence and contribution to make this webinar a great success. I extend my gratitude to our honorable guest speakers, Dr. B.C. Jat, Professor Vishwaraj Sharma, Dr. Khairat sir, to take their time from the busy schedule to grace the event. Last but not the least, I would like to thank all the participants for the patience listening and the cooperation. The recording of our today's lecture will be uploaded on our YouTube link. Once again, thank you so much. Have a nice day, sir. Thank you. Thank you so Thank you very much. Thank you to all of you, sir. Sir, I have sent the certificate in your WhatsApp number to all the resource persons. So kindly check. And if there are any corrections, please suggest. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you.